हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम सर आज के अपने सेशन के अंदर। सर मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, लेट्स रिवाइज ऑल द टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट्स ऑफ सीए फाइनल ऑडिट टुगेदर चैप्टर वाइज सारी की सारी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट एक ही बार में अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। और सर ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए सर। तो सर मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी और आज अपन फटाफट से जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है ऑडिट की, वो सर स्पेसिफिकली क्यों अपन ये कर रहे हैं पहले वो भी जान लो। क्योंकि आईसीआई आजकल एमसीक्यू में और टाइम न्यूमेरिकल लिमिट में बहुत खेलता है, साथ में केस सिनेरियोज में भी बहुत खेलता है कि इस टाइम पे अपील हुई थी, ये उसने प्रोविजन बनाया था, इतने टाइम में उसने ये करा था, बताओ सही है या नहीं। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने एमसीक्यू और केस सिनेरियो पर्पस के लिए। आ जाओ सर। तो सर चलिए चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। लगभग 22 पेज तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर 22 भी नहीं है क्योंकि क्या बीच में स्पेस बहुत छोड़ा है। अगर इफेक्टिवली देखोगे तो शायद 15 से 16 पेजेस के अंदर सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स अपनी हो जाएगी। आ जाओ सर फटाफट से कर लेते हैं अपन इसको, ज्यादा टाइम वाला ऐसे मैं बार बार इसे याद नहीं कराऊंगा जैसे क्लास में कराता हूं, थोड़ा जल्दी वाला क्विक वाला मैराथन लेंगे इसका अपन, ठीक है। तो सर सबसे पहले चैप्टर 1 से लेके 11 जितने भी एसक्यूसी ऐसे ये सारे से, इसमें क्या टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, इसमें कम है कंपैरेटिवली। हाँ सॉरी वीडियो पॉज करी थी, कहाँ पे अपन तो जस्ट चैप्टर नंबर 1 से 11 जो भी एसक्यूसी ऐसे वाला एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है वो उनका अपन टाइम न्यूमेरिकल लिमिट देख लेते हैं, पर उसमें बहुत कम टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, उसमें इतनी नहीं है। बाकी जितने भी चैप्टर है कारो प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह जो हो गए, इनके अंदर बहुत ज्यादा है, वो वाले अपन और ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एनबीएफसी बैंक ऑडिट पर अभी एक बार चलो जो है वो तो कर ही लेते हैं। सर सबसे पहले अपन एसक्यूसी 1 की बात करते हैं। सर एसक्यूसी 1 क्या बोलता है सर, टाइम लिमिट फॉर असेंबलिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट फाइल जो होती है, ऑडिट फाइल को आपको टाइम लिमिट क्या होती है जितने में आपको ऑडिट फाइल बनानी होती है। सर ऑडिट फाइल जो मतलब आप ऑडिट की बात करें अगर अपन, तो ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक बोलता है सर वो 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी उसके 60 दिन के अंदर अंदर, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिट फाइल की असेंबली कंप्लीट कर देनी है। पर ये बात हुई ऑडिट की, ये बात हुई ऑडिट की। सर अगर कोई अदर इंगेजमेंट होता जैसे एसआई वगैरह एसआरएस वगैरह इनका इंगेजमेंट होता तो सर इसके अंदर वो बोलता है टाइमली बेसिस, इसके अंदर बोलता है टाइमली बेसिस। यहां पे 60 दिन वाला नहीं है, यहां पर आईसीआई कंफ्यूज करता है कि अगर ऑडिट फाइल बनानी है आपको तो ऑडिट फाइल तो जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उसके 60 डेज में बना देना। पर यही अगर ऐसे ही सारे से कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऐसा कोई दूसरा एंगेजमेंट हुआ तो उसमें 60 डेज की लिमिट नहीं, उसमें बोला टाइमली बेसिस आफ्टर इशू ऑफ रिपोर्ट, आफ्टर इशू ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू करने के बाद आप टाइमली बेसिस पे बना देना, रिपोर्ट इशू करने के बाद आप टाइमली बेसिस पे बना देना। तो ये देखो टाइमली बेसिस आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट इशू। पर यही ऑडिट एंगेजमेंट की बात आती है तो सर 60 दिन की इसके अंदर बोल देते हैं, ठीक है। और सर अगर ये ठीक है, ये मतलब ये कोई न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है इसके अंदर कि 2 या 2 से ज्यादा रिपोर्ट इशू कर रहे हैं अपन, तो हर एक रिपोर्ट को सेपरेट समझना और सेपरेट टाइम लिमिट लगेगी सब पे, ठीक है। अब सर रिटेन कब तक करनी पड़ती है ऑडिट एंगेजमेंट। सर ऑडिट एंगेजमेंट की जो फाइल है वो आपको 7 ईयर्स तक, आपको 7 ईयर्स तक उसको संभाल के रखना पड़ता है। 7 ईयर कब से कब तक सर, सर या तो जब आपने इशू करी है रिपोर्ट, जब तक इशू ऑफ रिपोर्ट 7 ईयर फ्रॉम इशू ऑफ रिपोर्ट, और ग्रुप ऑडिट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट जो ग्रुप की हो, या तो आपने जो रिपोर्ट इशू करी है वहां से या फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हुआ, जो भी इशू बाद में हुई कि या तो आपकी जो रिपोर्ट है वो या फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट जब इशू हुई, जो भी बाद में इशू हुई उसके 7 साल तक आपको वो फाइल संभाल के रखनी पड़ती है ऑडिट के केस के अंदर, ठीक है सर। अब सर उसके बाद सर आता है एसक्यूसी 1। एसक्यूसी 1 बोलता है कि एटलीस्ट एनुअली कम से कम साल में एक बार आपको अपनी टीम मेंबर से इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ले लेना, टीम मेंबर सबसे इंडिपेंडेंट वाला कंफर्मेशन लेना है कि वो लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और ये एसक्यूसी 1 बोलता है, ऐसे 220 नहीं बोलता है, एमसीक्यू पॉइंट है। उसके बाद सर ऐसे 315 बोलता है कि आपको एटलीस्ट आपको जो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करने ना कम से कम इस तरह से करना, कम से कम इस तरह से करना कि साल में एटलीस्ट 3 साल में एक बार सारे इंटरनल कंट्रोल अपन चेक कर ले, कम से कम ऐसा हो कि 3 साल में एक बार सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल अपने चेक हो ही जाए। फिर सर ऐसे 570 बोलता है कि और जो मैनेजमेंट है उसको गोइंग कंसर्न एनालिसिस करना, असेसमेंट करना होता है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना होता है, तो उसको गोइंग कंसर्न असेसमेंट एटलीस्ट 12 मंथ तक तो एक्सटेंड करना चाहिए, एटलीस्ट 12 मंथ तक तो उसको गोइंग कंसर्न असेसमेंट एक्सटेंड करना चाहिए। फिर सर ऐसे 580 बोलता है डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होनी चाहिए सर, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट यहां पर इशू हुई है, ऑडिट रिपोर्ट यहां पे इशू हुई है, तो एज नियर एज प्रैक्टिकेबल जितना पास में ऑडिट रिपोर्ट के जितना पास में आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो उतना ले लो, पर बाद में मत लेना, पर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में नहीं लेना, तो उसके पहले ये जितना पास में हो सके एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है सर। और सर उसके बाद
फिर से जैसे अब उसके बाद एसी 265 का एक एसी 265 बोलता है कि कभी भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिले इंटरनल कंट्रोल में तो टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। तो जनरली क्या बोलता है, कम्युनिकेट आपको टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, पर कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली तो एज सून एज पॉसिबल आपको कम्युनिकेट करना है। सिर्फ एज सून एज पॉसिबल का मतलब दिया है कि या तो वो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने के पहले आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो है वो आपको टीसीडब्ल्यूजी को बता देनी है। कब? लिस्टेड कंपनी में बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले। पर ये अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो ऑडिट फाइल असेंबली के पहले पहले बता देनी है, कि जब आपकी ऑडिट फाइल असेंबल होने के पहले पहले बता देनी है। ऑडिट फाइल असेंबली की डेट दी हुई है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट फाइल असेंबली के पहले बता देनी है अनलिस्टेड में, और लिस्टेड के अंदर बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस, बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस आपको बता देनी है। ठीक है सर। अब से उसके बाद एसआरएस 4410 बोलता है, सर ये अपनी बात हो गई थी कि जो ऑडिट फाइल है, ऑडिट फाइल आपको 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको असेंबल कर लेनी है। पर जो बाकी कोई भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर या कुछ भी है, उस केस के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि 60 डेज की लिमिट दी है, उस केस में 60 डेज की लिमिट नहीं है। उस केस में बोला है टाइमली बेसिस पे आप उसको कंपाइल कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 3 के सर कुछ एमसीक्यू पॉइंट आ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्वेश्चनरी देना नेसेसरी होता है। जो भी क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चनरी, चेकलिस्ट वगैरह वो सारी चीजें होती है, तो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चनरी देना नेसेसरी होता है। वैसे सर आप एक कोसो फ्रेमवर्क होता है इंटरनल कंट्रोल तक। कोसो फ्रेमवर्क के अंदर 20 प्रिंसिपल्स होते हैं और 5 कंपोनेंट होते हैं। 20 प्रिंसिपल 5 कंपोनेंट, 20 प्रिंसिपल 5 कंपोनेंट। तो सर बस इतनी ही टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी चैप्टर नंबर 1 से 11 में। अब अपन और चलते सर आगे, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर नंबर 7 में ही, हालांकि ये भी चलो पर ठीक है। तो सर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के अंदर कौन सी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है? सर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बोला है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो विड्रॉल का केस दिया हुआ है, विड्रॉल का, कि अगर आपने एक बार, जैसे हर एक क्वार्टर के अंदर उसका लिमिटेड रिव्यू होता है, लिस्टेड कंपनी का हर क्वार्टरली बेसिस पे लिमिटेड रिव्यू होता है, आप सबको पता है। तो आप वहां पर 3 क्वार्टर का तो लिमिटेड रिव्यू है, लेट्स से Q1 Q2 Q3, फिर उसके बाद होता है ये Q1, ये Q2, ये Q3, इन सब का क्वार्टरली रिव्यू होगा। फिर लास्ट वाले क्वार्टर में पूरे के पूरे साल की ऑडिट हो जाएगी, पूरी ईयर की ऑडिट हो जाएगी, पूरे साल की ऑडिट हो जाएगी। ठीक बात है सर। तो अगर आपने एक बार क्वार्टर 1 की ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है, क्वार्टर 1 की ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है ना, और आपने अब उसको रिजाइन मारा, आपने रिजाइन मारा, तो अगर आपने क्वार्टर एंड से 45 डेज के अंदर अंदर, क्वार्टर एंड से 45 डेज के अंदर अंदर अगर आपने रिजाइन मारा है, क्वार्टर एंड हुआ उसकी 45 दिन के अंदर अंदर आपने रिजाइन मारा है, तो ठीक है, तो उस केस में आपको इस Q1 वाले क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करनी ही करनी पड़ेगी। Q1 जो फर्स्ट वाला क्वार्टर था ना, उसकी ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर यही आपने रिजाइन जो मारा है वो रिजाइन आफ्टर 45 डेज मारा है, क्वार्टर 1 खत्म होने के बाद, क्वार्टर 1 खत्म होने के बाद आफ्टर 45 डेज आपने रिजाइन मारा है, आफ्टर 45 डेज आपने रिजाइन मारा है। तो उस केस में आपको Q1 की ऑडिट भी करनी पड़ेगी और Q2 की ऑडिट भी करनी पड़ेगी, क्वार्टर मतलब रिव्यू करना पड़ेगा, Q1 Q2 दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये बता कि आपने क्वार्टर खत्म होने के अगर 45 दिन के अंदर अंदर ही रिजाइन कर दिया तो आपको केवल फर्स्ट वाले क्वार्टर, मतलब जो पहला वाला वो जो क्वार्टर है उसी की ऑडिट करना, उसी की रिव्यू करना। पर क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज बाद आपने रिजाइन मारा है तो आपको Q1 Q2 दोनों की करनी पड़ेगी, ठीक है। और सर अगर आपने 3 क्वार्टर की अगर आपने रिव्यू करा, Q1 Q2 Q3 तीनों क्वार्टर का अगर आपने रिव्यू करा तो कंपलसरी है कि आप ही को उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी, आप ही को उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी, ठीक है सर। ये होगा इसके वाले पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट वाले के। अब सर कारो 2020 में कौन कौन सी न्यूमेरिकल लिमिट है? सर कारो 2020 के अंदर सर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो लगता है सर। वो अपने बोला था आईबी कॉप्स जो होता है इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी ऑफ आईबी कॉप COPS, तो इंश्योरेंस बैंकिंग आईबी कॉप्स क्या होता है COPS, सी से कंपनी अंडर सेक्शन 8, ओ से सर OPC, पी से प्राइवेट कंपनी छोटी वाली प्राइवेट कंपनी, एस से स्मॉल, ठीक है। अब देखो मैं समझाने नहीं चाहूंगा, ठीक है, फिर भी सर आपको समझना हो तो सर अपना ऑडिट का बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है। साथ में पूरा का पूरा फ्री वाला मैराथन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उधर से समझ सकते हो। बाकी ये वाली PDF में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर ही दूंगा, ठीक है ना, आप उससे देख सकते हो। आप ये अभी अपना फोकस केवल रहेगा कि वन टाइम बस रिवाइज कर रहे हैं यार, वो मैराथन वे के अंदर, ऐसा नहीं मैं पूरा डिटेल में भी समझा सकता हूं, ठीक है। अभी और केवल न्यूमेरिकल लिमिट कर रहे हो तो सर कौन सी प्राइवेट कंपनी को छोटी वाली प्राइवेट कंपनी कहेंगे? सिंपल सी बात है, जो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं है, किसी भी पब्लिक कंपनी की वो सब्सिडरी होल्डिंग नहीं है और वो ये सारी कंडीशन पूरी करती है, वो ये सारी कंडीशन पूरी करती है कि सर
उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल, इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग और रेवेन्यू देखना है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब रिजर्व सरप्लस को मिलाकर, बोरोइंग देखनी है फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और एनबीएफसी से लिए, अगर कोई इंडिविजुअल बंदे से बोरोइंग लिए नहीं देखनी वो वाली। और जो भी आपका रेवेन्यू है शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये देखना है। तो कितना होना चाहिए सर, 1110 1110 1110 1110, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और बोरिंग, पेड अप शेयर कैपिटल और बोरिंग बोला 1 1 करोड़, मतलब सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो 1 1 करोड़ तक है, 1 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से मतलब 1 1 करोड़ तक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ज्यादा हुआ तो कारो लग जाएगा, जैसे ज्यादा हुआ तो कारो लग जाएगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग 1 1 करोड़ तक है, पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग 1 1 करोड़ तक है, रेवेन्यू 10 करोड़ तक है, रेवेन्यू 10 करोड़ तक है। तो ये 1 1 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, ये 1 1 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, ये 1 करोड़ तक है, ये 1 करोड़ तक है, ये 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक। तो 1 1 करोड़ 10 करोड़, 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 पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग, पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग और सर रेवेन्यू, रेवेन्यू तो 1 1 करोड़ 10 करोड़, 1 1 करोड़ 10 करोड़, 1 1 करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो ये आपका लग जाता है सर प्राइवेट कंपनी। उसके बाद सर अगर हम बात करें सर स्मॉल कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। और एक और हाँ देख लो कि ये जो पेड अप शेयर और ये रेवेन्यू देखते हैं जनरली अपन देखते हैं एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डेट का, अपन बैलेंस शीट डेट का देखते हैं। पर ये जो बोरोइंग देखते हैं ना जनरली, बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट। अब मैं इतना नहीं समझाने जाऊंगा भाई, अब तुमको ये सब आता होगा कि मतलब अगर दिन में किसी भी साल भर में कोई एक भी दिन बोरोइंग अगर 1 करोड़ से एग्जीड हो गई तो कारो लग जाएगा, तो कारो लग जाएगा। अगर साल में एक दिन भी चाहे सेम डे आपने रीपे कर दिया था कि एक दिन मैंने 11 करोड़ की बोरोइंग ली, सेम डे रीपे कर दिया तो भी कारो लगेगा। एक दिन भी 1 करोड़ से ऊपर गई मतलब लगना ही लगना है आप पे, ठीक है ना। और सर उसके बाद स्मॉल कंपनी में भी कारो नहीं लगता। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है सर, कोई जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, या किसी की भी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, ना तो वो पब्लिक कंपनी है, ना वो सेक्शन 8 कंपनी है, ना वो किसी भी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी, ना वो किसी भी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी। और उसकी लिमिट क्या दी हुई है सर, लिमिट दी हुई है सर 440 440 440 440 440। सर हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, हर जगह ये दिया हुआ है। तो ये चीज मतलब लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों एक साथ कंडीशन देखनी है अपन को। और सर उसके बाद मैंने क्या बोला, स्मॉल कंपनी 440 440 440 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है उसका, और साथ में टर्नओवर 40 करोड़ तक है। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है, टर्नओवर 40 करोड़ तक है। कब का देखेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले साल का। तो ये वाली लिमिट जो चेक करते हैं ये प्रीवियस ईयर की देखते हैं, पर ये वाली जो लिमिट देखते हैं वो करंट ईयर की देखते हैं। तो इसमें ऐसे ही कंफ्यूज कर सकता है तुमको। अगर स्मॉल कंपनी की लिमिट चेक करनी है तो पिछले साल की देखोगे 440 440, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक और टर्नओवर 40 करोड़ तक, टर्नओवर 40 करोड़ तक। और ये सब प्राइवेट कंपनी वाली तुमको लिमिट देखनी है, प्राइवेट कंपनी वाली करंट ईयर की देखनी पड़ेगी, करंट ईयर की 1 1 10 1 1 10, 1 करोड़ 1 करोड़ और 10 करोड़ तक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सर अब उसके अंदर भी और क्या क्या सर न्यूमेरिकल लिमिट है सर। क्लोज वन जैसे फिक्स एसेट का बोलता है, फिक्स एसेट को मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है रीजनेबल इंटरवल पे वेरीफाई करना होता है, रीजनेबल इंटरवल पे फिक्स एसेट को वेरीफाई करेगा। तो रीजनेबल इंटरवल ऐसा कुछ दिया नहीं है, वो डिपेंड करता है हर केस में अलग अलग कौन सी लोकेशन है फिक्स एसेट की, कितनी लोकेशन है। पर जनरली बोलता है एनुअल वेरिफिकेशन रीजनेबल हो सकता है, पर फिर भी कम से कम 3 साल में एक बार तो सब कुछ वेरीफाई हो जाना चाहिए। 3 साल में कम से कम एक बार तो सारी फिक्स एसेट वेरीफाई हो जानी चाहिए। एवरी 3 ईयर, हर 3 साल के अंदर एटलीस्ट एक बार तो सारी फिक्स एसेट वेरीफाई हो जानी चाहिए। फिर सर उसके बाद वो रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी बोलता है कि कहीं भी अगर पीपी का रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करा हुआ है या नहीं हुआ है। और कोई भी अमाउंट, अगर कोई भी वैल्यूएशन का अमाउंट जो आपने रिवैल्यू करा है वो 10% या 10% से ज्यादा है, मतलब कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 10% या 10% से ज्यादा, ठीक है ना। या तो रिवैल्यू में डिवैल्यूएशन हो सकता है, या ऊपर एप्रिसिएशन हो सकता है, या डेप्रिसिएशन होता है, वो जो भी हुआ। पर 10% या 10% से ज्यादा है, ये अपन कब ये क्या देखते हैं अपन सर, ईच क्लास ऑफ पीपी, हर एक पीपी का अलग अलग देखते हैं अपन, हर एक पीपी का, मशीनरी का अलग देखेंगे, लैंड का अलग देखेंगे, ऐसे जो भी पेटेंट का अलग देखेंगे, गुडविल का अलग देखेंगे, वो वाला। तो उनकी नेट कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, नेट कैरिंग वैल्यू से अपन कंपेयर करेंगे। अगर 10% या 10% से ज्यादा रिवैल्यूएशन हुआ है, 10% या 10% से ज्यादा रिवैल्यूएशन हुआ है, तो अपन को वहां पर रिपोर्ट करना है कि कितना रिवैल्यूएशन हुआ है। तो अपन को रिपोर्ट करना है कितना रिवैल्यूएशन हुआ है और रजिस्टर्ड वैल्यू से हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिक्स एसेट के केस के अंदर क्लोज में 2 लिमिट हो गई सर। एक तो 3 साल में हर बार एक फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन करना है फिजिकल वाला, और सर रिवैल्यूएशन हुआ है वो रिवैल्यूएशन कब का देखते हैं अपन, रिवैल्यूएशन सर 10% या 10% से ज्यादा। और ये कब का, किसका देखते हैं, नेट कैरिंग वैल्यू, जो भी कैरिंग वैल्यू उसकी बचती है। नेट कैरिंग वैल्यू क्या होती है सर, जो भी आपकी
एनपीवी बची, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो आपके बुक्स में वैल्यू आ रही है वो, और सबका अलग अलग देखेंगे, ईच क्लास ऑफ पीपी का अलग अलग देखेंगे, ईच क्लास ऑफ पीपी का। जैसे लैंड का अलग देखेंगे कि लैंड के अंदर जो भी रिवैल्यूएशन हुआ वो 10% ज्यादा हुआ है क्या, बिल्डिंग का अलग देखेंगे, मशीनरी का अलग देखेंगे, इन सब का अलग अलग देखेंगे अपन, ठीक है ना, वो अलग हो गया। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का बोला है, इन्वेंट्री में जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा से आई है, 10% या उसकी ज्यादा से आई है, तो अपन को बताना है कि बुक्स में प्रॉपर्ली डील करा है नहीं करा है, उसको बुक्स में प्रॉपर्ली डील करा है नहीं करा है। तो इन्वेंट्री में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आएगी, फिजिकली मैंने वेरीफाई करा तो फिजिकल अमाउंट अलग आया, बुक्स में अमाउंट अलग था, बुक्स में अमाउंट अलग था, तो क्या 10% और उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी है क्या, 10% और उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी है क्या, ये देखना है मुझे इन्वेंट्री में। पर फिक्स असेट में ऐसा कुछ नहीं था, फिक्स असेट में तो चाहे 1% की कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई ना तो भी आपको चेक करना है 1% की डिस्क्रिपेंसी में, पर यहां पर 10% या उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी आई फ्रॉम ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, वही कि डब्ल्यूआईपी अलग देखेंगे, रॉ मटेरियल अलग देखेंगे, फिनिश गुड्स अलग देखेंगे, वो ठीक है। और वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन पीपी में बोला था 3 साल में एक बार होना चाहिए, यहां पर है कि हर साल में एक बार, हर साल में सारी की सारी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसके अंदर ये होता है, ठीक है। और सर उसके बाद एक और पॉइंट है सर, अगर किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर उस कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन करा हुआ है, मैंने क्या बोला, सैंक्शन वर्ड पे ध्यान देना, यूटिलाइज कितना भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, सैंक्शन कितना करा हुआ है, 5 करोड़ से ज्यादा करा हुआ है, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज्यादा अगर उसको सैंक्शन करा हुआ है अपने वर्किंग कैपिटल लोन, मतलब बैंक वगैरह वालों ने, तो आपको देखना पड़ेगा जो बैंक को जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैच हो रही है या उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, जो भी वो डॉक्यूमेंट बैंक को दे रहा है इन्वेंट्री डेटर वगैरह के लिए, वर्सेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके इन्वेंट्री डेटर है वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स असेट और इन्वेंट्री हो गया, तो ये अपना हो गया। उसके बाद यहां पे देखना सब जगह, यहां पे क्या था 10 और मोर, यहां पे भी 10 और मोर, पर यहां पर एक्सेस, यहां पे ध्यान रखना एक्सेस ज्यादा वाला, 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ यहां पे एक्सेस वाला, वो ध्यान रखना आपको। फिर इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी के अंदर से क्लोज 3 के अंदर बोला था कि अगर कभी भी कोई भी अमाउंट आपने किसी को लोन वगैरह दिया है और वो 90 डेज से ज्यादा आपको रिपे नहीं करा, मतलब ओवरड्यू हो गया, 90 डेज से ज्यादा आपका ओवरड्यू हो गया, तो आपने रीजनेबल स्टेप लिए है क्या, रिकवरी के लिए, ठीक है। फिर से क्लोज 7 बोलता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो आपको यहां पर क्या रिपोर्ट करना होता है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसका फर्स्ट वाला क्लोज क्या बोलता है, क्लोज एक सब क्लोज ए क्या बोलता है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज आपको रिपोर्ट करने हैं। जो बैलेंस शीट डेट पे कोई भी ड्यूज ऐसे पड़े हुए क्या, ये कौन सी है, बैलेंस शीट डेट पे कोई भी ऐसे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है क्या, जो 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, वो आपको रिपोर्ट करने। तो यहाँ पे मोर देन 6 मंथ है, यहां पर भी मोर देन 90 डेज है, यहां पे भी मोर देन 5 करोड़ है, मोर देन 6 मंथ, मोर देन 90 से मोर देन 5 करोड़, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। फिर से निधि कंपनी के लिए बोलता है, निधि कंपनी का नेट डाउन फंड टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए सर, 1:20 होना चाहिए नेट डाउन फंड, और 1:20 कम से कम होना चाहिए उसका नेट डाउन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो। यही सर उसको 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन रखना है टू मीट आउट द लाइबिलिटी, उसके पास जितनी भी अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है उसका 10% उसको मेंटेन रखना है अपने पास टू मीट आउट द लाइबिलिटी, तो नेट आउट फंड टू डिपॉजिट कितना है सर, 1:20, और ये सर अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का 10% उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनस्पेंड सीएसआर, कोई भी सीएसआर का पैसा ऐसा है, क्लोज 20 का बोलता है कोई भी सीएसआर का पैसा ऐसा है जो सीएसआर का पैसा आपने अभी तक अनस्पेंड है, मतलब आपको खर्च कर देना चाहिए था पर आपने खर्च नहीं करा, और वो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एक तो होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एक होता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब कोई बिल्डिंग बनाई, वो हम कोई सीएसआर में बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग 3-4 साल तक बनती जाएगी, वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो ऑनगोइंग। पर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऐसा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, फिर भी हमने सीएसआर का पैसा खर्च नहीं करा, नहीं करा, तो वो पैसा आपको शेड्यूल 7 के अंदर, ये ध्यान रखना, याद रख लेना, शेड्यूल 7 इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 7 के अंदर कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में आपको डाल देना है विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर आपको वो शेड्यूल 7 के अंदर वो पैसा डाल देना अनस्पेंट सीएसआर का, ये आपको ध्यान रखना। सर भी वही होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी ओपिनियन देना पड़ता है कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है, ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे नहीं कर रहे। पर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे अपन को ओपिनियन कब नहीं देना, इन केसेस में नहीं देना, मतलब वो प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर आपको ओपिनियन नहीं देना। सब प्राइवेट कंपनी के केस में आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देना, या तो वो प्राइवेट कंपनी ओपीसी स्लैश स्मॉल कंपनी है, या तो प्राइवेट कंपनी ओपीसी स्लैश स्मॉल कंपनी है, या फिर सर, या फिर
उसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, प्लस उसकी बोरोइंग भी लेस देन 25 करोड़ है, उसकी बोरोइंग भी लेस देन 25 करोड़ है। तो प्राइवेट कंपनी या तो वो ओपीसी स्मॉल कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी ओपीसी स्मॉल कंपनी, या फिर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है प्लस बोरोइंग भी 25 करोड़ से कम है। टर्नओवर 50 करोड़ से कम है प्लस बोरोइंग भी 25 करोड़ से कम है। टर्नओवर 50 करोड़ से कम है प्लस बोरोइंग भी 25 करोड़ से कम है। तो उस केस में एप्लीकेबल ये नहीं होगा, आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की चेकिंग नहीं करनी। कब नहीं करनी? जब प्राइवेट कंपनी या तो ओपीसी स्मॉल हो, प्राइवेट कंपनी ओपीसी स्मॉल हो, या फिर उसका टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम है प्लस बोरोइंग भी 25 करोड़ से कम है, प्लस बोरोइंग भी 25 करोड़ से कम है। ठीक है। अब सर आपको एक फ्रॉड रिपोर्टिंग भी चेक करना है। फ्रॉड रिपोर्टिंग सर जो रूल 13 बोलता है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, रीड विद द रूल 13। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है सर, अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है कि जो फ्रॉड कंपनी पे करा है, कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, किसने? एम्प्लॉइज ने, एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर ने, वही एम्प्लॉइज ही हो गया एक तरह से। तो एम्प्लॉय ने कंपनी पे फ्रॉड करा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा फ्रॉड 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ से ज्यादा है, लेस देन 1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ और अबव है, लेस देन 1 करोड़ है 1 करोड़ एंड अबव है। अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको जैसे ही फ्रॉड पता पड़ा 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, अमाउंट कौन था, पार्टीज कौन सी थी। ठीक है, 2 दिन के अंदर। और यही सर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड था, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड था, तो आपको 2 दिन के अंदर बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा, पर साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा। अब सर अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है तो पहले 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑडिट कमेटी को बता दो। उनका रिप्लाई 45 दिन में आया या नहीं आया अपन को ये देखना है। उनका जो भी रिप्लाई है 45 डेज के अंदर, बोर्ड और ऑडिट कमेटी का रिप्लाई 45 डेज के अंदर आया या नहीं आया। अगर उनका रिप्लाई आ गया 45 डेज के अंदर, उनका रिप्लाई आ गया, तो अपन को उनके रिप्लाई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है कि भाई ये फ्रॉड था और बोर्ड ऑडिट कमेटी ने ये बताया। कब बताना है सर? 45 डेज प्लस 15 दिन के अंदर 15 दिन, 45 डेज में 15 डेज और जोड़ कर लो, उनका जैसे रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर जैसे उनका रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर जैसे रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर। ठीक है। और ये सब उनका रिप्लाई नहीं आया तो जैसे ही 45 डेज खत्म हो जाए आप उसके बाद वो बता दे, आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना। ये हो गया। फिर सर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट में सच कुछ खास है नहीं यहाँ पर आपको बताने के लिए। जैसे ड्यू डिलिजेंस के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बोलता है कि आपको जनरली लास्ट के 4 से 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस करना है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें देख लो कि लास्ट से 4-5 साल में कितनी सेल है, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, ये सब आपको एनालाइज कर लेना है। ठीक है। पीएससी ऑडिट के अंदर भी कोई खास लिमिट्स है नहीं सर। पीएससी ऑडिट की लिमिट्स क्या होती है सर? सीएनडीजी ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? सीएनडीजी या तो 6 ईयर्स तक, 6 साल, जैसे उसका टर्म कितने साल का होगा सीएनडीजी का टर्म, या तो 6 ईयर और अप टू एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर, या तो 6 साल या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो 6 साल या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो 6 साल या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर उसको ऑफिस जब तक हेल्ड करेगा। और सर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी होती है, आपको पता है कि नॉर्मली जैसे कंपनी ऑडिटर ने ऑडिट करके दी, कंपनी ऑडिटर ने जैसी ऑडिट रिपोर्ट दे दी, तो जो सीएनडीजी चाहे तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। सीएनडीजी चाहे तो उसकी सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। कब करा सकता है सर? विथिन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे उसको ऑडिट रिपोर्ट मिली, जैसे कंपनी ऑडिटर था, उस ऑडिटर ने जैसे सीएनडीजी को रिपोर्ट दी, जैसे सीएनडीजी को रिपोर्ट दी उसके 60 दिन के अंदर उसके 60 डेज के अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है। ये भी हो गया पीएससी। ठीक है। और सर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में, मैंने बोला है, आप चाहो तो मैं पीडब्ल्यू ऐप पे या फिर सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सीए हेमंत सोमानी, वहां पे बहुत सारी ऐसी पीडीएफ मिलेगी, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट की, जितने भी एमसीक्यू पॉइंट है, सिंगल लाइन में जितने भी एमसीक्यू पॉइंट है चैप्टर वाइज की, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, वो वाली पीडीएफ भी मैंने आपको फ्री में शेयर करी हुई है। सेम सर आपको अगर मैराथन चाहिए कि जितने भी हर चैप्टर के कहां से ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है, मैंने एक पीडीएफ तो बनाई हुई है, उस पीडीएफ से अगर आपको मैराथन चाहिए, एमसीक्यू मैराथन की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, तो आप मुझे कमेंट में याद रख के बता देना कि हाँ सर वो मैराथन भी दे दो। और भाइयों बहनों एक चीज तो मुझे बता दिया करो, तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, तुम्हारा अटेम्प्ट मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम कभी भी वीडियो देख रहे हो, आज 1 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मुझे प्लीज जानना होता है ताकि पता पड़े कौन से अटेम्प्ट के बच्चे जुड़े हुए, उस हिसाब से मैं और ज्यादा अच्छे वाले मेटेरियल ला पाऊं तुम्हारे, जो रिलेवेंट ज्यादा हो तुम्हारे लिए। ठीक है। तो सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल जाना, वहां पे फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगी ये फाइल्स वगैरह।
अब आ जाओ सर ग्रुप ऑडिट पे। ग्रुप ऑडिट क्या बोलता है सर? ग्रुप ऑडिट के अंदर सर एक पॉइंट दिया हुआ है कि जनरली क्या होता है सर, जो भी सीएफएस की डेट और कंपोनेंट की डेट सेम होनी चाहिए। जो जब कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है और जो सीएफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, डेट सेम होनी चाहिए। पर कभी मानो कि सीएफएस जो बन रहा है ना, सीएफएस बन रहा है लेट से 31 मार्च को, 31 मार्च कुछ भी मान लो, पर जो कंपोनेंट का एफएस है, वो कंपोनेंट का एफएस ना पहले ही बन गया, लेट से 31 दिसंबर को बन गया। तो दोनों के बीच में 3 महीने का गैप है, दोनों के बीच में 3 महीने का गैप है। तो अब क्या करें? तो वो बोलता है इंडेस, बोलता है चलो कोई बात नहीं, इंडेस बोलता है कोई बात नहीं। अब वैसे तो जनरली होना चाहिए कि जब सीएफएस बन रहा है और जो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों का सेम डेट होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर 3 महीने तक का गैप है, 3 महीने तक का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये कर लेना कि ये कंपोनेंट एफएस है ना, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, इसको 3 महीने के सब्सिक्वेंट इवेंट इसमें रिकॉर्ड कर लेना, और इधर इसको 31 मार्च तक की डेट तक का एडजस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड कर लो, इसमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लो, चल जाएगा, ठीक है। पर अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप होता, अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप होता, तो उस केस के अंदर सर हम ये वाला एफएस एक्सेप्ट नहीं करते। कंपोनेंट वाले को बोलते कि नहीं भाई ये वाला एफएस नहीं चलेगा, तू नया एफएस बना 31 मार्च तक, नया एफएस बना 31 मार्च तक, ठीक है। तो सर अगर इन डेज का केस है तो 3 महीने तक का गैप हम झेल लेंगे, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो वो और ज्यादा लिबर्टी देता है, वो बोलता है 6 महीने तक का गैप भी चल जाएगा, 6 महीने तक का गैप भी चल जाएगा। फिर सर इंटरनल चैप्टर के अंदर अपनी बेसिक सर एप्लीकेबिलिटी जो लगती है सेक्शन 138 रीड विथ रूल 13। इंटरनल ऑडिट किस किस पे एप्लीकेबल होती है सर? लिस्टेड कंपनी पे तो हमेशा सब चीजें एप्लीकेबल होगी। फिर से उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन पे कैसे होगी सर? देखो मैंने इसकी ट्रिक दी थी, टोपो लिखो, नीचे से ऊपर जाओ टोपो लिखो, TOPO, टोपो, नीचे से ऊपर जाओ टोपो लिखो, नीचे से ऊपर टोपो। टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग जितनी भी है बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब जो भी इंडिविजुअल वगैरह से लोन वगैरह लिया उसको इग्नोर करना। और जो भी पेड अप शेयर, पी से पेड अप शेयर कैपिटल, ओ से आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, तो नीचे से ऊपर जाओ टोपो, TOPO, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग, पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ये हो गया। फिर अब आपको डबल करना है सारे अमाउंट को। 25 का डबल कितना हुआ? 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, तो 25, 50, 100, 200, डबल करते हो, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का 200, तो ऐसे आप करते जाओ, ठीक है, ये हो गया। और सर एक चीज ध्यान रखना, सब जगह लिमिट कौन सी है? ग्रेटर देन इक्वल टू, पर जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो सर ग्रेटर देन पे है, वो सिर्फ ग्रेटर देन पे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप पे इंटरनल ऑडिट लग जाएगी। अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो गया, टर्नओवर या फिर 200 करोड़ हो गया, या फिर पेड अप शेयर 50 करोड़ हो गया, या फिर लोन 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा, तो यहाँ पे केवल इस केस के अंदर ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। और जो भी आप लिमिट चेक करते हो जनरली, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर वगैरह इनकी लिमिट चेक करते हो, ये अपन जनरली जो कब की चेक करेंगे? एक तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर की लिमिट चेक करते हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर की, प्रीसीडिंग हमेशा प्रीवियस ईयर की चेक करते हैं, ठीक है। ये जनरली प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट डेट वगैरह की चेक करते हैं अपन लिमिट। पर सर जो लोन वाली लिमिट है, लोन वाली या डिपॉजिट वाली, वो प्रीवियस ईयर की पता है कब की चेक करते हैं? वही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले साल चाहे एक दिन के लिए भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो गई, चाहे एक दिन के लिए भी, तो भी आप पे इंटरनल ऑडिट लग जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और लोन में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं, ठीक है ना। और सर प्राइवेट कंपनी में भी लगभग सेम रेशियो, पर यहाँ पे ओपी नहीं है, यहाँ पे केवल टीओ है, टोपो का केवल टीओ, टर्नओवर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ये 100 200 ठीक है। और सर एसआईए भी तुम याद कर लो एक बार, एसआईए 370 होता है, 2 स्टेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग। एसआईए 370 किसका होता है? 2 स्टेजेस ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, कि जब भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट बनाते हो आप 2 स्टेजेस में बन सकते हैं, या तो बिल्कुल असाइनमेंट एंड होने के बाद बना दो, या फिर इंटरिम रिपोर्टिंग कर सकते हो पीरियोडिकल बेसिस पे, वो रिपोर्टिंग 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है। फिर एसआईए 390 किसका होता है? फॉलो ऑन रिपोर्ट का होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट तुम जानते होंगे, वो एसआईए 390 होता है, ठीक है। 2 एसआईए भी याद कर लो। फिर सर ईएसजी एसडीजी ऑडिट के अंदर होता है कि सर जो बीआरएसआर रिपोर्टिंग है, बीआरएसआर रिपोर्ट लगती है टॉप 1000 कंपनी को, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को। तो जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी होती है उसकी लिमिट देखी जाती है हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। फिर सर एनबीएफसी ऑडिट के अंदर अच्छी खासी लिमिट है। एनबीएफसी ऑडिट में अपन डीम्ड एनबीएफसी मान लेते हैं। किसको डीम्ड एनबीएफसी मान लेते हैं? कोई भी कंपनी जिसका फाइनेंशियल असेट ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल असेट, 50% ऑफ टोटल असेट से। सेम सर जिसकी फाइनेंशियल इनकम ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल इनकम से, 50% ऑफ टोटल इनकम से। अगर
दोनों कंडीशन पूरी हो गई, दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो उसको क्या मान लेते हैं अपन, डीम्ड एनबीएफसी की वो एनबीएफसी है। तो फाइनेंशियल असेट जिसका 50% से ज्यादा हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। और यहां पे सिर्फ सेम जो फाइनेंशियल इनकम है वो भी ग्रेटर देन 50% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे ग्रोस लेंगे, नेट नहीं लेंगे, ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना, बस ये टोटल असेट होता है ना, इस टोटल असेट में से एक बार इंटेंजिबल असेट माइनस कर देना, इंटेंजिबल असेट माइनस कर देनी होती है, इंटेंजिबल असेट माइनस कर देना। तो फाइनेंशियल असेट 50% से ज्यादा हो टोटल असेट में, टोटल असेट में से इंटेंजिबल असेट माइनस कर देना। एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट ग्रेटर देन 50% और उसकी ग्रोस इनकम में से आपको हटा देना, मतलब सॉरी ग्रोस इनकम, आपको 50% ग्रोस इनकम, यहाँ पे नेट नहीं लेंगे, नेट नहीं लेंगे। और सर रजिस्ट्रेशन, एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कौन डील करता है, सेक्शन 45 आइए। तो सर रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, सर नेट ऑन फंड जो होना चाहिए ना, वैसे वो बोलता है कि अभी जनरली 2 करोड़ बोलता है कि पुरानी वाली एनबीएफसी का 2 करोड़ है, पर सर कुछ एनबीएफसी के लिए उन्होंने 10 करोड़ प्रिस्क्राइब कराया, कुछ एनबीएफसी के लिए उन्होंने 10 करोड़ प्रिस्क्राइब कराया, ठीक है ना। और धीरे धीरे सारी एनबीएफसी को बोला है, धीरे धीरे सारी एनबीएफसी को बोला है कि आप 2 करोड़ से 10 करोड़ तक आपका मेंटेन कर लेना, 2 करोड़ से 10 करोड़ तक शिफ्ट कर लेना। ये उन्होंने पूरी टाइमलाइन दी है कि ये एनबीएफसी जो है इस टाइम तक इतना इतना उनका नेट ऑन फंड हो जाना चाहिए, फिर इस तक 31 मार्च 2027 तक पूरा का पूरा 10 करोड़ तक आपका नेट ऑन फंड हो जाना चाहिए, 10 करोड़ तक आपका नेट ऑन फंड हो जाना चाहिए, ठीक है। और सर यहाँ पे बस ये बोला है कि जो P2P अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी विद नो पब्लिक फंड एंड नो कंज्यूमर, मतलब ये जो नहीं होती है टायर 1 एनबीएफसी जो होती है, मतलब जो सबसे फर्स्ट, सॉरी, हाँ, मतलब जो बेस लेयर एनबीएफसी के लिए बोला है एक तरह से, जो P2P पीए लेंडिंग करती है, अकाउंट एग्रीगेटर और नो पब्लिक फंड, जिसका कोई पब्लिक फंड नहीं है, छोटी छोटी एनबीएफसी है, तो उनके लिए बोला कोई बात नहीं, आप तो अभी 2 करोड़ ही मेंटेन रख के चलो, आप तो 2 करोड़ ही मेंटेन रख के चलो। पर ये जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी, इनके लिए तो 300 करोड़, इनके लिए 300 करोड़। तो जनरली एनबीएफसी का अभी 2 करोड़ है, पर धीरे धीरे बोला है कि 10 करोड़ तक आप शिफ्ट हो जाओ, 10 करोड़ तक आप शिफ्ट हो जाओ। पर फिर भी P2P अकाउंट एग्रीगेटर, P2P अकाउंट एग्रीगेटर और जिसका कोई भी पब्लिक फंड पे एक्सेस नहीं है, उनको बोला है आप 2 करोड़ ही हो जाएगा तो भी काफी, आप 2 करोड़ रख लो तो भी काफी है। और जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इनका 300 करोड़ तक का, इनका 300 करोड़ तक का, ठीक है। अब यार ये वाला मैं इतना ध्यान से नहीं कराऊंगा, इसको तुम भी शायद थोड़ा स्किप मार दो, इतना कोई ज्यादा डिटेल में मत देखो कि एनबीएफसी के जो अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसको कहते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन सब में मिला के 90% से ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑफ इट्स टोटल असेट, ऑफ इट्स टोटल असेट, कि उसने उसके टोटल असेट का 90%, टोटल असेट का 90% उसने यहीं पर इन्वेस्ट करा हुआ, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, प्लस जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 60% है इक्विटी, जैसे उसने इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन सब मिलाकर 90% उसने वहां पे एसेट करा हुआ है, उसकी जो टोटल एसेट है, उस एनबीएफसी की जो टोटल एसेट है उसका 90% उसने इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन में इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है ना। और उसमें से 60% तो इक्विटी में होना ही चाहिए, 60% तो कम से कम इक्विटी में होना ही चाहिए, ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और सर सिस्टमेटिकली कोर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और जिसकी असेट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ या 100 करोड़ ज्यादा है, तो वो सिस्टमेटिक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती है सर, जिसका नेट ऑन फंड 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसकी 75% इन्वेस्टमेंट उसका असेट्स के अंदर है, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट करा हुआ एसेट में, क्रेडिट रेटिंग ए और अबव है और उसका सीआरएआर 15% उससे ज्यादा है, 15% उससे ज्यादा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या होगा सर, जिसका नेट ऑन फंड 300 करोड़ से ज्यादा है, जिसका नेट ऑन फंड 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। इतना लोड मत लेना, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देना, इसमें एक बार रीड मार लिया, ठीक है चलो हटो। अब से एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और एक टॉप लेयर भी होती है, पर मैं केवल अभी न्यूमेरिकल लिमिट बता रहा हूं तो इसलिए मैंने यही रखा है अभी तक। तो सर बेस लेयर एनबीएफसी में क्या आता है सर, जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जो डिपॉजिट नहीं लेती, जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है, लेस देन 1000 करोड़, जो भी एनबीएफसी लेस देन उसका, जो भी एनबीएफसी का नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिसका असेट बेस 1000 करोड़ से कम है, 1000 करोड़ से कम है, वो बेस लेयर में आएगा। और यही सर कोई भी एनबीएफसी होती जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी होती जिसका 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होता, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होता असेट बेस, तो वो आ जाती मिडिल लेयर में, जिसका 1000 करोड़ उससे ज्यादा है आपका असेट बेस, ठीक है। और अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो हमेशा मिडिल लेयर में ही आएगी, फिर आप नहीं देखोगे कि वो किसका असेट बेस कितना है, फिर नहीं देखोगे। तो वो असेट बेस 1000 करोड़ है या नहीं है, वो किस में देखते हैं, केवल नॉन डिपॉजिट में, वो हमेशा नॉन डिपॉजिट में देखते हैं। अगर लेस देन 1000 है तो बेस लेयर, और अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो मिडल लेयर। और सर अपर लेयर के अंदर सर जो भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी होती है बेस्ड ऑन असेट साइज, बेस्ड ऑन असेट साइज।
सब प्रूडेंशियल नॉर्म, अब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए मैंने आपको सेपरेट क्लास भी आपको प्रोवाइड करी हुई है। आपको एनबीएफसी का मैराथन, एनबीएफसी का फास्ट ट्रैक बैच सब कुछ मिल जाएगा, आप उधर देख लेना। अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा वहां पर, क्योंकि मैं भी मैराथन वे के अंदर चल रहा हूं। पर चलो एक बार फटाफट बता देता हूं मैं तुमको कि सर अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट में अपन सीआरआर रेशियो जो निकालते हैं वो क्या होता है सर, कैपिटल जितनी भी है टायर 1 टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय असेट मल्टीप्लाई रिस्क वेट, डिवाइड बाय असेट मल्टीप्लाई रिस्क वेट, अपन ये करते हैं। तो सर जितनी भी सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट एनबीएफसी और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उनके लिए बोला आपका जो टायर 1 टायर 2 कैपिटल का मिनिमम कैपिटल रेशियो होना चाहिए दोनों मिला के, वो 15% मिनिमम होना चाहिए, 15% या उससे ज्यादा, 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए मिनिमम कैपिटल रेशियो। और ये केवल टायर 1 का निकालेंगे तो टायर 1 के केस के अंदर 10% होना चाहिए, टायर 1 के अंदर 10% होना चाहिए। पर एक्सेप्ट एनबीएफसी, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा। और सर कोई भी कंपनी जो गोल्ड के अगेंस्ट लैंड करती है, गोल्ड के अगेंस्ट लैंड करती है, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, तो उसका टायर 1 12% होना चाहिए। जनरली तो 10% होना चाहिए टायर 1, पर जो गोल्ड के अगेंस्ट लैंड करी है उसका टायर 1 12% होना चाहिए। तो गोल्ड के अगेंस्ट लैंड करी है मतलब उसकी, जो उसने गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया है, गोल्ड के अगेंस्ट जो उसने लोन दिया है वो 50% या उससे ज्यादा है उसकी फाइनेंशियल असेट का, वो 50% या उससे ज्यादा है उसकी फाइनेंशियल असेट्स का, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सर टायर 1 टायर 2 मिला के आपको 15% होना चाहिए, और टायर 1 10%, टायर 1 10%, और पर वो अगर एनबीएफसी गोल्ड के अगेंस्ट लैंड करी है तो 12% का होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वही कैपिटल, जो भी टायर 1 कैपिटल है, टायर 2 कैपिटल है, वो डिवाइड बाय असेट मल्टीप्लाई रिस्क वेट, और इस असेट के अंदर आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी आता है। और सर अब यार ये मैं आपको नहीं समझा सकता, अभी बताऊं क्या, चलो एक बार फटाफट बता देता हूं, बाकी इसकी मैंने सेपरेट क्लास दी हुई है, ठीक है, उसमें देख लेना। और एक आपको सेपरेट क्लास में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल हर बार पूछ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट क्लास आप शायद आप देख रहे होंगे, जब तक अपलोड हो चुकी होगी, पूरा ये अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझा के इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास में अलग से अपलोड करा दूंगा, जो मैंने खुद ने मास्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए, कि वो कर ही लेना, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है वो, क्योंकि ऐसे ही आजकल इसके नए नए क्वेश्चन पूछ रही है न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, चलो सर अब देखते हैं टायर 1 कैपिटल कैसे निकालते हैं। चलो टायर 1 कैपिटल कैसे निकालते हैं सर, ओन्ड फंड, जितना भी ओन फंड है, ओन फंड क्या होता है सर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर जो कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, प्लस फ्री रिजर्व, उसके अंदर आपका रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम सब आता है, कैपिटल रिजर्व भी आता है, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता। उसमें से आपको माइनस करना है सर अक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट ये माइनस करना है। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, हालांकि ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से उठा के लिया था, पर ठीक है एक बार देख लेना। तो कुल मिला के जो भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर जो कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, वो ओन्ड फंड, उसमें आपको ऐड करना है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। उसमें आपको क्या ऐड करना है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जो भी इशू करा है एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ने, जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ने इशू करा है वो वाले। ठीक है, अब पर एक इसमें दिया हुआ है कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पूरे के पूरे ऐड नहीं होते, तो आपको देखना है मैक्सिमम कितने ऐड होंगे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। सर मैक्सिमम जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे ना, वो मैक्सिमम ऐड होंगे 15% ऑफ टायर 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर का 31 मार्च, प्रीवियस ईयर का 31 मार्च। तो पिछले साल जो अपनी टायर 1 कैपिटल थी, पिछले साल के 31 मार्च को, पिछले साल के 31 मार्च को जो अपनी टायर 1 कैपिटल थी, तो मैक्सिमम उसका 15%, मैक्सिमम उसका 15% ही अपन इधर ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम उसका 15% ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका जो टायर 1 कैपिटल इस बार जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करे, वो इशू करे आपने 200 करोड़ के, वो इशू करे 200 करोड़ के, पर जो 15% ऑफ टायर 1 कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है केवल 150 करोड़। वो कितना आ रहा है, केवल 150 करोड़ आ रहा है, वो केवल 150 करोड़ ही आ रहा है 15%। तो आपका जो एक्स यहां पर कितना आएगा सर, यहां पर आप मैक्सिमम 150 करोड़ ही लिख सकते हो, 150 करोड़ ही लिख सकते हो। पर सर यहाँ पे अपना 50 करोड़ तो बच गया, 50 करोड़ तो बच गया, अपन यहाँ पे ऐड ही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जो 50 करोड़ बचा ना वो आप टायर 2 में ऐड कर देना, वो 50 करोड़ आप टायर 2 में ऐड कर दोगे, जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑन फंड लेना, उसमें परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, वो भी कितना, मैक्सिमम 15% ऑफ पिछले साल का टायर 1 कैपिटल, मैक्सिमम पिछले साल का टायर 1 कैपिटल। और फिर आपको माइनस करना है जितना भी आपने 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, जितना भी आपने 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, 10% किसका, 10% ऑफ ओन फंड, जितना आपका ये ओन फंड था ना, ये वाला ओन फंड, उसके 10% से ज्यादा जितना भी एक्सेस वाला इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करना है, जितना भी एक्सेस वाला इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करा है। मतलब आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा, अदर एनबीएफसीज के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करा, या भी आपकी जो ग्रुप कंपनीज है उनमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन किसी में भी इन्वेस्ट करो, या तो आपने अदर एनबीएफसी के शेयर में इन्वेस्ट करा, या जो ग्रुप कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन किसी में भी इन्वेस्ट करा, तो ये दोनों मिला के अगर आपने 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा करा है तो वो आपको माइनस करना है। लेट से आपका ओन फंड था 100 करोड़ का, आपका ओन फंड था 100 करोड़ का, उसका 10% कितना हुआ सर, 10 करोड़, और आपने इन्वेस्टमेंट करा है 15 करोड़ का, आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, आपने करा है 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है, 15 करोड़, तो आपको जो एक्सेस वाला 5 करोड़ है वो 5 करोड़ इधर माइनस होगा, 5 करोड़ इधर माइनस होगा। तो ये ऐसे निकल जाएगा आपका टायर 1 कैपिटल। और सर पर एक चीज ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है सर, कि जो अगर बेस लेयर एनबीएफसी है, बेस लेयर एनबीएफसी में परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं होते हैं सर। उसके बाद टायर 2 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर
अदर देन जो कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, अदर देन जो कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, वो वाले प्रेफरेंस है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% आपको इधर डाल देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% आपको इधर डाल देना। और सर उसके बाद लोअर ऑफ ए एंड बी, लोअर ऑफ ए एंड बी सर क्या होता है, कोई भी आपने जनरल प्रोविजन बना रखा है, कोई भी आपने जनरल प्रोविजन बना रखा है, जनरली अपन प्रोविजन नहीं बनाते, कोई स्पेसिफिक असेट वगैरह के लिए नहीं बना, एक जनरल प्रोविजन बना दिया आपने, जैसे स्टैंडर्ड असेट्स वगैरह का कोई आप प्रोविजन बनाते हो वैसा आपने जो प्रोविजन बनाया, कोई भी एक स्पेसिफिक लॉस के लिए नहीं, एक जनरल प्रोविजन बनाया। और 1.25% of risk weighted asset, 1.25% of risk weighted asset, whichever is lower, इनमें से जो भी छोटा होगा वो यहाँ पे ऐड कर देना, तो जनरल प्रोविजन और 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। और फिर यहाँ पर HS हेमंत सोमानी मतलब हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट और सबऑर्डिनेट डेट, हाइब्रिड डेट एंड सबऑर्डिनेट डेट ऐड कर देना। और जो भी एक्सेस वाला परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट था जो वहां पर ऐड नहीं हो पाया था, मैंने बताया, वो आप यहाँ पर ऐड कर देना, वो आप यहाँ पर ऐड कर देना, वही मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगी टायर 2 कैपिटल। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि टायर 1 कैपिटल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू टायर 2 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। कि अगर टायर 1 कैपिटल आई लेट से 200 करोड़ की, 200 करोड़ की टायर 1 आई, पर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करा तो 300 करोड़ की टायर 2 आ रही, 300 करोड़ की टायर 2 आ रही, तो अपन मना कर देंगे, नहीं, मैक्सिमम जो टायर 2 अपन कंसीडर करेंगे 200 करोड़ ही कर सकते हैं, क्योंकि टायर 1 मैक्सिमम 200 करोड़ है, ठीक है, चीज ध्यान रखना। अब सर असेट क्लासिफिकेशन होगा, ये असेट क्लासिफिकेशन की कौन सा सब स्टैंडर्ड होगा, लॉस असेट होगा, डाउटफुल असेट होगा, वो वाला। तो सर एनबीएफसी के अंदर, एनबीएफसी एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एनपीए क्या होता है, एनबीएफसी के केस के अंदर एनपीए क्या होता है सर, जो भी असेट का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल आपका 180 डेज से ज्यादा, 180 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया तो वो आपका एनपीए कहलाएगा, 180 डेज से ज्यादा। पर ये 180 डेज की टाइमलाइन भी धीरे धीरे ये खींच के कब तक ला रहे, ये 90 डेज ले आएंगे धीरे धीरे इस टाइमलाइन तक, मतलब बैंक के अंदर क्योंकि 90 डेज होता है तो इधर भी 90 डेज कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बाकी अभी 180 डेज, अभी एक बार का ध्यान रखो, बाकी 90 डेज तुम्हारे लिए 90 डेज भी एप्लीकेबल हो जाएगा इस डेट से, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये इस टाइमलाइन के हिसाब से तुम्हारा एनपी हो जाएगा, तो अभी 180 डेज एक बार ध्यान रखो। अब सर अब असेट क्लासिफिकेशन कैसे करना है, असेट क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो सर आपका जो भी ड्यू डेट था, आपका जो भी ड्यू डेट था कि इस डेट पे उसको पैसा दे देना चाहिए था, जो भी ड्यू डेट था कि इस डेट पे उसको पैसा देना चाहिए था, ठीक है। अब उसने पैसा नहीं दिया उसने पैसा, और यहाँ पर एनपी हो गया, लेट्स से एनपी हो गया 180 डेज या 90 डेज, जो भी आपके लिमिट लग रही है, 180 डेज की हो या फिर 90 डेज की हो ना, जो भी लिमिट लग रही है, इस डेट पे वो एनपी हो गया, इस डेट पे वो एनपी हो गया, कुल मिला के वो एनपी हो गया, ड्यू डेट पे उसने पैसा नहीं दिया, फिर कुछ दिनों बाद वो एनपी हो गया, कुछ दिनों बाद वो एनपीए हो गया। अब एनपीए होने के बाद, एनपीए होने के 18 महीने या तो 18 महीने या 12 महीने, मैं बताऊंगा अभी क्यों बोल रहा हूं ऐसा, तो एनपीए होने के 18 महीने या 12 महीने बाद, 18 महीने या 12 महीने तक, 18 महीने और 12 महीने तक वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर सब स्टैंडर्ड असेट। 18 एनपीए होने के 18 महीने 12 महीने बाद वो क्या कहलाएगा सर, सब स्टैंडर्ड असेट, वो क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। एनपीए के बाद वो क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट। एनपीए के 18 महीने और 12 महीने तक वो कहलाएगा सब स्टैंडर्ड। और सर जैसे ही वो 18 या 12 महीने एग्जीड हो गए, जैसे ही वो 18 या 12 महीने एग्जीड हो गए, तब वो कहलाएगा डाउटफुल असेट, तब वो क्या कहलाएगा सर, डाउटफुल असेट, तब कहलाएगा डाउटफुल असेट। और डाउटफुल असेट में भी क्राइटेरिया दिया है कि वो डाउटफुल अभी तक केवल 1 साल तक डाउटफुल रहा है, या फिर 1 से 3 साल तक डाउटफुल डेट रहा है, या फिर 3 साल से भी ज्यादा डाउटफुल रहा है, या फिर 3 साल से भी ज्यादा, कि या तो वो जो डाउटफुल हुआ वो डाउटफुल केवल 1 साल तक अभी तक डाउटफुल रहा है वो डाउटफुल असेट, या फिर 1 से 3 साल तक डाउटफुल रहा है, मतलब ठीक है, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, या फिर 3 साल से भी ज्यादा डाउटफुल, कि 3 साल से भी ज्यादा डाउटफुल में पड़ा है, वो डिपेंड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 18 और 12 महीने की डेडलाइन किसकी है सर, अगर वो एनबीएफसी, अगर वो बेस लेयर एनबीएफसी तो उसको 18 महीने की गाइडलाइन दी कि 18 महीने तक तू यहाँ पर सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगी। यही अगर वो मिडिल लेयर या अपर लेयर होती, मिडिल लेयर या अपर लेयर होती, तो उसको 12 महीने की डेडलाइन थी कि 12 महीने तक तू सब स्टैंडर्ड कहलाएगी, ठीक है ना। तो बेस लेयर या मिडिल लेयर अपर लेयर उस पर डिपेंड करेगा, तो बेस लेयर पे 18 महीने है, मिडिल लेयर अपर लेयर पे 12 महीने, मिडिल लेयर अपर लेयर पे 12 महीने है, ठीक है ना, ये हो गया। तो सर उस हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड असेट जिसका अभी कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो स्टैंडर्ड असेट पे भी आपको प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। माना कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, फिर भी प्रोविजन बना के रखना, कितना सर, अगर बेस लेयर एनबीएफसी है, अगर बेस लेयर एनबीएफसी है तो बेस लेयर को 25%, बेस लेयर को 25% तक का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। और ये अगर मिडिल लेयर है तो मिडिल लेयर को 0.4% बना के रखना पड़ेगा। तो भाई माना भी तो कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो भी ये जनरल प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। और ये वाला जो जनरल प्रोविजन होता है वो हमेशा यहाँ पर ऐड होता है, जो मैंने पढ़ा था ना टायर 2, यहाँ पे जनरल प्रोविजन आप यहाँ पर ऐड होगा, ये वाला बेस लेयर वाला, केवल ये स्टैंडर्ड असेट वाला, बाकी वाले ऐड नहीं होते, बाकी वाले ऐड नहीं होते, ठीक है। तो बेस लेयर तो 0.25% ध्यान रखना, मिडिल लेयर तो 0.4%। और यही सर
अब सेम सर उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया इस वाले पीरियड के अंदर, सब स्टैंडर्ड, तो उस पीरियड के अंदर आपको 10% का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा, 10% का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। यही सर डाउटफुल है, यही अगर डाउटफुल है तो डाउटफुल में देखना पड़ेगा वो सिक्योर है या अनसिक्योर है। ये डाउटफुल हो गया, यहाँ पे डाउटफुल हो गया, वो सिक्योर है या अनसिक्योर है आपको देखना पड़ेगा। अगर वो अनसिक्योर पोर्शन है, उसका कोई भी लोन का अनसिक्योर पोर्शन है, कोई भी उसके लिए अपन को गारंटी सिक्योरिटी नहीं है, तो उस पर 100% प्रोविजन डालना। और यही सर अगर सिक्योर्ड जो जो उसका सिक्योर्ड पोर्शन है कि हाँ भाई जो जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस असेट का जो भी सिक्योर्ड पोर्शन है, तो सिक्योर्ड पोर्शन में अपन को देखना है कि वो डाउटफुल 1 साल तक रहा है या 1 से 3 के बीच में रहा है या 3 साल से भी ज्यादा हो गया या 3 साल से ज्यादा, तो उस पर 20-30-50% बनाना, उस पर 20-30-50% बनाना है, 20-30-50, 20-30-50, 20-30-50। तो स्टैंडर्ड एसेट पे अपन को 0.25% बनाना है, स्टैंडर्ड पे 0.25% बनाना है, सब स्टैंडर्ड पे 10% बनाना है, सब स्टैंडर्ड पे 10% बनाना है। और डाउटफुल पे सर अगर वो अनसिक्योर्ड है, अगर वो अनसिक्योर्ड है तो 100%, और सिक्योर्ड है तो आपको देखना है कि वो डाउटफुल 1 साल तक रहा है, 1 से 3 रहा है, 3 से ज्यादा रहा है, तो सबसे 20-30-50 प्रोविजन बनाना, 20-30-50%। और जो लॉस असेट है, अगर किसने बोल दिया लॉस असेट है, उसके ऑडिटर वगैरह ने बोल दिया इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने, तो 100% राइट ऑफ कर दो, मतलब प्रोविजन भी मत बनाओ, राइट ऑफ कर दो, असेट ही हटा दो। ठीक है सर, एक बार कोई भी एसेट अगर आपकी एक बार आपकी जेट से कोई भी एसेट थी, अगर एक बार आपकी एनपीए वगैरह हो गई, मतलब कोई भी रीशेड्यूल हुई, आपने कोई सा भी एसेट को रीस्ट्रक्चर कराया कि मैं अभी पैसा नहीं दे सकता, 2 साल बाद दूंगा, 3 साल बाद दूंगा, तो उस एसेट को अपन अभी स्टैंडर्ड एसेट नहीं बोलेंगे। अब उस एसेट को अपन स्टैंडर्ड एसेट नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्राइटेरिया मानेंगे, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट, उसको क्या मानेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, जब तक वो 1 साल तक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ना दे दे। मतलब 1 साल तक, एक बार कोई भी लोन था, वो लोन चुका नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं 3 साल बाद चुका दूंगा, ठीक है सर, तो उस हिसाब से उसको अपन वापस से सब स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, उसको अपन ने, क्योंकि उसने एक बार रीस्ट्रक्चर कराया, उसने रीस्ट्रक्चर रीशेड्यूल कराया, तो उसको सब स्टैंडर्ड मानेंगे। पर उसने अगर 1 साल तक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे दी, 1 साल तक लगातार रीपेमेंट कर रहा है, कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, तो 1 साल बाद उसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हो, 1 साल बाद आप उसको स्टैंडर्ड मान सकते हो। ये भी है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, कितने अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं एनबीएफसी के अंदर, तो इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, पर अभी अपन केवल न्यूमेरिकल लिमिट देख रहे हैं। तो सर अपन ने बात हुई थी कि जो भी कैश शॉर्टेज हुई है, कोई भी नेग्लिजेंस हुई है जिससे कैश का शॉर्टेज आया है कि असली में कैश कम आया है अपना फिजिकल वेरिफिकेशन में, या फिर इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कोई भी इरेगुलरिटी है, तो इसको अपन फ्रॉड तभी मानेंगे, इसको अब फ्रॉड तभी मानेंगे जब इंटेंशन ऑफ फ्रॉड प्रूव हो जाए, जब इंटेंशन ऑफ फ्रॉड प्रूव हो जाए। ऐसा नहीं कि कभी भी 500-600 रुपए कम आए तो अपन उसको फ्रॉड मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इंटेंशन ऑफ फ्रॉड प्रूव हो जाए तो उसको फ्रॉड मानेंगे, 2 केसेस के अंदर, कैश शॉर्टेज या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। पर सर उसके अंदर भी बोला है कि अगर कभी कैश शॉर्टेज 10,000 रुपए से ज्यादा आया, कभी भी कैश शॉर्टेज 10,000 रुपए से ज्यादा आया, तो अपन उसको डीम्ड मान लेंगे कि आपका डीम्ड इंटेंशन था फ्रॉड का, आपका डीम्ड इंटेंशन था फ्रॉड का। और सर यही अगर अगर उस बंदे ने, जो भी बंदा कैशियर वगैरह था, कैशियर जो भी था ना कैशियर, उसने खुद ने चलाकर रिपोर्ट नहीं करा, उसने खुद ने चलाकर रिपोर्ट नहीं करा कि मेरा कैश कम आया है, उसने खुद ने चलाकर रिपोर्ट नहीं करा, और वो जिसने ढूंढा ना, मैनेजमेंट ऑडिटर या फिर किसी ऑफिसर ने ढूंढा, पता कब पड़ा कि कैश में शॉर्टेज है, पता कब पड़ा, जब मैनेजमेंट ऑडिटर या ऑफिसर ने ढूंढा कि भाई कैश में शॉर्टेज है, कैश में शॉर्टेज है, इन्होंने ढूंढा, मतलब जो कैशियर था, कैशियर अकाउंटेंट वगैरह, उसने चलाकर रिपोर्ट नहीं करा कि यार गलती से कैश कम आया, गलती से कैश कम आया, उसने चला के रिपोर्ट नहीं करा, तो भाई तुझे चला के बता देना चाहिए था। अगर तूने चला के नहीं बताया तो उस केस में अगर 5,000 से ज्यादा का डिफरेंस है तो भी हम मान लेंगे फ्रॉड है, तो भी हम मान लेंगे फ्रॉड है। अगर उसने चला के खुद ने बता दिया तो हम मान लेंगे, तो हम मानेंगे कि 10,000 के ऊपर का अगर डिफरेंस है तो फ्रॉड है। पर उसने उसने चला के नहीं बताया और हमने ढूंढा, तो हम बोलेंगे कि 5,000 से ऊपर का डिफरेंस आया तो भी फ्रॉड मानेंगे, तो भी फ्रॉड मानेंगे। और फिर उसके बाद हर एक एनबीएफसी, फॉर एवरी एनबीएफसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और आपको देखना होगा कि 31 मार्च को आप वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लिए कैपेबल भी हो या नहीं हो, वो आपको देखना पड़ेगा। और सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्टिफाई करके देगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफाई करके देगा। किसको देगा वो फिर एनबीएफसी किसको देगी, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, इसको देना पड़ेगा कब, विथ इन 5 डेज फ्रॉम डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विथ इन 5 वर्किंग डेज ऑफ डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जैसे ऑडिट रिपोर्ट साइन करी उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये आपको इसको देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को आपको देना पड़ेगा, बट नॉट लेटर देन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद मत देना, 31 दिसंबर के बाद तो बंदे नॉट लेटर देन 31 दिसंबर, ठीक है।
और सर उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर में क्या होता है सर, एनबीएफसी के अंदर आपको याद होगा सर, जनरली अगर अपन कोई सा भी इसे नॉर्मल बैलेंस शीट पेंडल बनाते हैं, नॉर्मल बैलेंस शीट पेंडल में अपन क्या बोलते हैं कि सर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम 1% ऑफ रेवेन्यू, 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर, अगर इसके ऊपर जा रहा है कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर के ऊपर जा रहा है, विच एवर इज हायर के ऊपर जा रहा है, तो अपन उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। पर यही सर अगर एनबीएफसी है तो एनबीएफसी में 10 लाख वाली कंडीशन नहीं देखते, वहां पे बस देखते हैं कि केवल 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू से जो भी एक्सीड हो रहा है उसको अपन अदर एक्सपेंडिचर या अदर रेवेन्यू में नहीं शो करेंगे, उसको अपन सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है। और सर कभी भी क्रेडिट लिमिट, आपकी क्रेडिट रेटिंग, लिमिट नहीं क्रेडिट रेटिंग, कभी भी आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए, पहले आपकी ए क्रेडिट रेटिंग थी फिर अब बी हो गई, उसकी डाउनग्रेड हो गई आपकी, तो वो आपको 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को बताना पड़ता है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड हो गई। ठीक है। एनबीएफसी के अंदर सर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 30 जून तक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और क्वार्टरली रिटर्न जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कराई कहीं पे भी लिक्विड एसेट में, उसका क्वार्टरली रिटर्न आपको 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, आपको हर जैसे आपका क्वार्टर एंड हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको हमेशा बताना होगा, जैसे क्वार्टर एंड हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको, ठीक है, आपको हमेशा रिपोर्ट करना होता है। और सर रिस्क वेटेड एसेट, सर ये रिस्क वेटेड एसेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आजकल एमसीक्यू में बहुत आ जाते हैं, इससे सर एमसीक्यू ज्यादा आ रहे, जो रिस्क वेटेड एसेट होता है, क्योंकि अपन ने जो भी पढ़ा था सर कैसे निकालते हैं सर, जो सीआरआर निकालना होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला, वो निकालना होता है सर कैपिटल, जो भी टायर 1 टायर 2 कैपिटल है, डिवाइड बाय जो भी असेट्स है मल्टीप्लाई रिस्क वेट। अब जैसे कैश एक असेट है तो कैश का जो भी रिस्क वेट है वो कैश मल्टीप्लाई रिस्क वेट कर लो, प्लस जैसे अगर कोई मशीन है तो मशीन मल्टीप्लाई रिस्क वेट है जो भी उसका, प्लस जो भी दूसरी एसेट है और उसका जो रिस्क वेट है वो कर लो। तो हर एक एसेट का रिस्क वेट क्या क्या है वो अब अपन को देखना पड़ेगा सर, उससे एमसीक्यू आते हैं सर, अच्छे खासे एमसीक्यू उससे आ रहे हैं। तो सर हर एक एसेट का रिस्क वेट क्या क्या है सर, वो कैसे देखेंगे सर, अप्रूव्ड से देखो मैंने आपको ना लाइन वाइज जमा दिया कि इन सारे जीरो रिस्क है, ये एसेट सारे जीरो रिस्क है, इसका जीरो रिस्क वेट है। फिर ये एसेट है आपकी, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया आपके असेंडिंग ऑर्डर में, बाकी आईसी ने तो मिक्स एंड मैच दिया हुआ था, ये 20 वाले है, इस पे 20% है, इस पे 50% है, ये 100% रिस्की और कुछ कुछ तो 125% रिस्की है, ये चीज हो गई। ठीक है ना। अब ये एक बार देख लो, देखो 100% एग्जैक्ट यू तो याद नहीं हो सकता, तुमको थोड़ा बहुत बेसिक दिमाग लगा के रखना पड़ेगा अब इसके अंदर। देखो जैसे जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी के, हाँ भाई अप्रूव्ड सिक्योरिटी तो वो तो अप्रूव है ना, सीधी बात है, तो जीरो रिस्क वेट होगा। जो भी कैश बैंक है, जो भी आपका पैसा पड़ा है आपके घर में कैश बैंक, उसमें क्या ही रिस्क है, वो जीरो रिस्क की है बिल्कुल। और कोई भी फिक्स डिपॉजिट जो आपने बैंक के साथ कराई हुई है, बैंक के साथ, वो तो 0% रिस्क है। पर यही अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई भी फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड वगैरह पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसी वगैरह के साथ कराई होती तो वो 100% रिस्क है, वो 100%। तो इसका ध्यान रखना सर, जो भी आपने कैश बैंक पड़ा है या फिर फिक्स डिपॉजिट आपने जो बैंक के साथ कराई है वो 0% रिस्क है। पर यही अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कराई है तो वो 100% रिस्की है। इस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। फिर सर इन्वेस्टमेंट वही आपकी सर अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे। कोई भी एडवांस, जो कोई भी आपने किसी को लोन दिया है जो डिपॉजिट के अगेंस्ट फुल्ली सिक्योर है, तो उसने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं डिपॉजिट का पैसा काट लूंगा, तो वो 0% रिस्की है। कोई भी मैंने स्टाफ को लोन दिया है तो भाई स्टाफ ने अगर पैसा मुझे नहीं चुकाया मैं उसकी सैलरी काट लूंगा, 0% रिस्की है। मेरा कोई इनकम टैक्स डिडक्ट कराए, कहीं पे एडवांस टैक्स पे कराए, 0% रिस्की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई भी इंटरेस्ट है तो मुझे जनरली मिल ही जाएगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरली जहां पे नाम आ जाता है वो 0% रिस्की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरली 0% रिस्की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी हुई है उस हिसाब से कोई भी 0% रिस्की। पर यही अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी होती और वो कोई लोन होता, कोई भी ऐसा लोन जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो सर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, या तो वो डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, या तो वो डिफॉल्ट नहीं हुआ, या फिर 90 डेज से कम डिफॉल्ट हुआ, या फिर 90 डेज से कम डिफॉल्ट हुआ, तो वो 20% रिस्की है, 20% रिस्की है। और अगर सर 90 डेज से ज्यादा डिफॉल्ट हो गया तो वो 100% रिस्की है। ये रहा, अगर 90 डेज से ज्यादा हो गया तो वो 100% रिस्की। किसकी बात चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा इज्जत नहीं करते, यही सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 0% रिस्की, सेंट्रल गवर्नमेंट 0% रिस्की है। सर अपनी बात हो गई थी। और सर कोई भी बॉन्ड जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने इशू करा है, कोई भी बॉन्ड जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने इशू करा है वो 20% रिस्की है, वो 20% रिस्की है। ठीक है ना सर, ये हो गया। और सर और कोई भी अगर बॉन्ड
कोई दूसरी कंपनी इशू करती है या फिर म्यूचुअल फंड, कोई भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड कोई भी नॉर्मल कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड होता है, नॉर्मल कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड होता है शेयर डिबेंचर बॉन्ड का, वो 100% इसके, वो 100%। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी बॉन्ड अगर पब्लिक सेक्टर बैंक ने इशू करा है तो वो 20% रिस्क है। यही सर अगर कोई शेयर डिबेंचर बॉन्ड किसी दूसरी कंपनी ने इशू करा हुआ है तो वो 100% रिस्क है, तो वो 100% रिस्क है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना तुम थोड़ा, ठीक है। और सर कोई भी अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी है पोस्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो 1 साल से ज्यादा का है, ओवर ए ईयर, तो वो 50% रिस्क है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर बाकी सब 100% रिस्क है। कोई भी इंटर कंपनी आपने कोई भी लोन डिपॉजिट लिया है, कोई भी स्टॉक हायर पे लिया है, कोई भी लोन एडवांस आपने किसी को दिया है, बिल डिस्काउंट, करंट असेट, फिक्स असेट, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, सब 100% रिस्क है, सब बाकी सब 100% रिस्क है, 100% रिस्क है। कौन सा सर? फिक्स डिपॉजिट जो अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो वो 100% रिस्क है। कोई भी फिक्स डिपॉजिट जो आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो वो 100% डिपॉजिट, वो 100% रिस्की है। और यही सर अगर कोई फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक पे लिया होता तो वो 0% रिस्की होता है, ये अपनी बात हो गई, वो 0% रिस्की होता। और कोई भी बाकी आपने शेयर डिबेंचर बॉन्ड वगैरह अगर आपने इशू कराया, कोई भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड वगैरह इशू करा हुआ है तो वो 100% रिस्की है। पर अगर यही बॉन्ड बैंक ने इशू करा होता तो 20% रिस्की होता, तो 20% रिस्की होता, ठीक है। और सर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी मैंने बता दी, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करा या फिर 90 डेज तक करा, बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करा, 90 डेज तक करा तो 20% रिस्क। अगर 90 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट हो गया तो 100% रिस्क है, तो 100% रिस्क। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया। और सर उसके बाद ये तो हो गया जनरली 0%, 20% और 100%। अब सर कुछ ऐसा होता है, कुछ जो 125% रिस्की है। कौन से सर? क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। कभी कभार क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल पैसा नहीं चुकाता, साथ में उसको पेनल्टी और लग जाती है, इंटरेस्ट वगैरह लग जाती है, वो भी नहीं देते, तो वो 125% रिस्की है, 125% तक उनका अमाउंट चले जाता है। सेम वही कंज्यूमर के लोन नहीं होते, कुछ कंज्यूमर क्रेडिट लोन होते हैं, छोटे मोटे लोन होते हैं, व्हीकल लोन वगैरह, हाउसिंग लोन, मतलब सॉरी व्हीकल लोन वगैरह जो होते हैं उस टाइप के, ठीक है। सॉरी व्हीकल लोन वगैरह को छोड़ के बात करें, तो कोई भी कंज्यूमर क्रेडिट लोन होते हैं, रिटेल लोन, छोटे छोटे लोन नहीं होते कि मोबाइल खरीदने दिया, मोबाइल खरीदते वक्त उसने कोई लोन दे देते, मोबाइल के लिए ईएमआई वाला लोन दे देते, उस तरह के जो कंज्यूमर क्रेडिट लोन होते हैं छोटे मोटे, वो भी 125% पर, एक्सेप्ट जो हाउसिंग लोन होता है बड़ा लोन है, एजुकेशन लोन बड़ा लोन है, व्हीकल लोन, गोल्ड ज्वेलरी लोन, ये बड़े बड़े लोन है, उसके बात नहीं करें, उस पर 125% नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको पूरी की पूरी एक बार टेबल आप थोड़ा ध्यान में रखना, इससे एमसीक्यू ऐसे अच्छे खासे पूछ रहा है, ये चीज आप ध्यान में रखना आपके। अब सर आ जाओ, अब बैंक ऑडिट पे आ जाओ। अब बैंक ऑडिट के अंदर सर क्या है? सर बैंक ऑडिट का जो बैलेंस शीट पेंडल बनता है उसको थर्ड शेड्यूल बोलता है कि कैसे बनाना है, शेड्यूल 3 बोलता है उसको। उसमें सर 2 फॉर्म दिए हुए, फॉर्म ए बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो बताता है, और फॉर्म बी पेंडल कैसे बनाना है वो बताता है, सर उसके बाद सर नंबर ऑफ ऑडिटर कितने होते हैं? सर जनरली जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होते हैं वो जनरली बोला है कि 4 या 4 से ज्यादा फर्म बैंक की मिलकर ज्वाइंट ऑडिट करेगी, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर मिलकर करेंगे, ठीक है। उनको अपॉइंट कौन करता है? इसमें न्यूमेरिकल लिमिट नहीं, एक बार रीड मारना हो तो मार लो, मैं केवल भी न्यूमेरिकल लिमिट करा रहा हूं। सर एलएफएआर की डेट क्या होती है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। सर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर को 30 जून तक सबमिट कर देना है, बैंक को 30 जून तक बैंक को सबमिट कर देना, क्योंकि 1 जुलाई से मानसून शुरू हो जाता है, 1 जुलाई से मानसून शुरू हो जाता है, और मानसून में क्या होडिट रिपोर्ट गीली हो सकती है, और एलएफआर रिपोर्ट गीली हो सकती है, तो गीली होने से बचाना है उसको अपन को, इसलिए 30 जून एक दिन पहले ही आप सबमिट कर दो, ठीक है। और सर वो एलएफआर रिपोर्ट बैंक कब आरबीआई को सबमिट करेगा? कब? विथ इन 16 डेज, 60 दिन, जैसे ही अपन को उसने ऑडिटर ने रिपोर्ट दी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर अपन आरबीआई को सबमिट करेंगे, ठीक है। एडोक लिमिट वाला तुमको पता होगा सर, कोई भी अपन ने किसी को भी लोन वगैरह दिया, एडोक लिमिट दे दी, एडोक लिमिट, तो उस एडोक लिमिट को 180 डेज के अंदर रिव्यू करना है। अगर 180 डेज में आपने रिव्यू नहीं करा तो फिर सर उसको अपन एनपीए मान लेते हैं, इरेगुलर मान लेते हैं। फिर चेक क्लियरेंस का आपको पता होगा, आरबीआई की गाइडलाइन है कि कभी भी 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक अगर किसी ने इशू करा है, 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक इशू करा है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कॉल या फिर ईमेल करके कंफर्म करे एक बार उस चेक के लिए। आप सर किसी भी इंसान को टेम्परेरीली एडिशनल लिमिट दे सकते हो। कितनी एडिशनल लिमिट? सर 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, जितना उसका एग्जिस्टिंग कोटा है उसका 20% आप बढ़ा के दे सकते हो, वो भी मैक्सिमम 90 डेज के लिए, आप उसको एक बार टेम्परेरी दे सकते हो। सर आपको सारे के सारे लोन अकाउंट ऑपरेशनल है या नहीं, एटलीस्ट वंस इन ईयर आपको एक बार चेक कर लेना है। सर अर्ली मोर्टेलिटी क्या होता है? सर अर्ली मोर्टेलिटी मतलब कोई भी लोन अपन ने सैंक्शन करा, और सैंक्शन के 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए बन गया, जैसे ही अपन ने सैंक्शन करा, सैंक्शन के 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो एनपीए बन गया तो अर्ली मोर्टेलिटी हो गया। फिर सर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, बैंक को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हाफ ईयरली रिव्यू करना होता है, हर हाफ ईयरली आपको रिव्यू करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, बैंक को रिव्यू
करना पड़ता है। सर ड्राइंग पावर निकालते वक्त अपन ने बात हुआ था कि जनरली स्टॉक स्टेटमेंट पे ड्राइंग पावर निकलती है, तो आप जो स्टॉक स्टेटमेंट जिस पे भरोसा कर रहे हो वो मैक्सिमम 3 महीने पुराना हो सकता है, 3 महीने से भी पुराना ज्यादा नहीं हो सकता, कि 3 से भी ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, मैक्सिमम वो 3 महीने पुराना हो सकता है स्टॉक स्टेटमेंट जिसके भरोसे आप ड्राइंग पावर निकाल रहे हो। कासा अकाउंट जो भी होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ध्यान रखना अगर 2 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है किसी अकाउंट में तो उसको इनऑपरेटिव मान लेते हैं। 2 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो उसको इनऑपरेटिव मान लेते हैं। टर्म डिपॉजिट के केस के अंदर बोला था जो भी बल्क डिपॉजिट होती है 2 करोड़ और उससे ज्यादा की, 2 करोड़ और उससे ज्यादा की, उसमें ध्यान से आपको चेक करना पड़ता है कि करेक्ट इंटरेस्ट रेट लगाई है या नहीं लगाई है। बैंक ने अगर कोई भी असेट एक्वायर करी इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, कि किसी ने रुपए नहीं दिए और बैंक ने उसकी असेट पे कब्जा कर लिया, घर गाड़ी वगैरह मतलब इन पे घर वगैरह पे कब्जा कर लिया, तो वो असेट बैंक को सेल करनी पड़ेगी मैक्सिमम 7 ईयर्स के अंदर, मैक्सिमम 7 ईयर मतलब 7 साल के अंदर अंदर उस बैंक को उस असेट को सेल करना पड़ेगा, खुद के पास नहीं रख सकती, एक्सेप्ट वो बोल दे कि मैं ओन यूज खुद के यूज के लिए यूज लूंगी तो बात अलग है, बाकी वो खुद को होल्ड नहीं कर सकती, उसको 7 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम बेचना पड़ेगा। कोई भी आपने बिल डिस्काउंट कराया तो उसका डिस्काउंट अपोर्शन करना पड़ेगा, 2 साल के अंदर जनरली अपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल में ही पूरा का पूरा बिल रियलाइज नहीं होता है, उसका जो भी इनकम थी उसको 2 साल में जनरली आपको अमाउंटाइज करना पड़ता है। आपको जो भी बुक है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इंडिपेंडेंटली एवरीडे हर दिन आपको इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ता है कि बुक की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको चेक करनी पड़ती है। कोई भी अगर बैलेंस अपना आरबीआई के पास है, कोई भी बैंक है, उस बैंक का बैलेंस कोई भी आरबीआई के पास है, उस बैंक का बैलेंस कोई भी आरबीआई के पास है, तो सर अगर कोई भी ऐसा बैलेंस है जो आरबीआई के पास है और वो अभी तक रिकंसिलेशन में पड़ा हुआ है, अपन ने आरबीआई से पूछा भी कि इसका जवाब दो, अभी तक रिकंसिलेशन में क्यों है, 15 दिन तक वो आरबीआई कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अनरिस्पॉन्डेड फॉर मोर देन 15 दिन, तो अपन को ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि भाई वो आरबीआई को जब इस बैंक ने पैसा जमा कराया है, एसबीआई बैंक ने आरबीआई को पैसा जमा कराया है, तो आरबीआई ने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, और आरबीआई 15 दिन से ज्यादा जवाब भी नहीं दे रही, तो अपन को ध्यान से देखना है। एसएलआर सीआरआर अपन को वेरीफाई करना होता है सर, कब वेरीफाई करना पड़ता है, 12 odd days ऑफ डिफरेंट मंथ इन ए फिस्कल ईयर, अलग अलग महीने के 12 दिन उठा लो, अलग अलग महीने के 12 odd days उठा लो एक्सेप्ट फ्राइडे, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि आप बताओ कि इस दिन पे आपने सीआरआर एसएलआर की चेकिंग करी है, और वहां पे अगर कहीं पे भी फ्राइडे होता है तो आप उनको गलत बता देना, नहीं फ्राइडे पे नहीं कर सकते, बाकी जो साल के अलग अलग महीने हैं उनके अलग अलग दिन पे आप उठा लो। सीआरआर एसएलआर वेरीफाई करते वक्त तुमको पता होगा कि अपन जो नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का वो इंक्लूड करते हैं क्या, नेट क्रेडिट बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट का इंक्लूड करते हैं, तो वहां पे नेट, यहाँ पे नेट दिया है, पर अगर कोई भी एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जो 5 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग पड़ी है, 5 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग पड़ी है, तो उसको नेट पे नहीं, उसको ग्रॉस पे ले लेंगे, उसको अपन ग्रॉस पे लेंगे। और सर अपन एक्सक्लूड क्या करते हैं सीआरआर एसएलआर में, कोई भी डिपॉजिट एफसीएनआर एनआरई अकाउंट में, कोई एनआरई बंदा है, कोई नॉन रेसिडेंट बंदा है, उसने एफसीएनआर एनआरई अकाउंट के अंदर कोई डिपॉजिट जमा करे, लेट्स से फिक्स डिपॉजिट वगैरह जमा करे, जिसकी मैच्योरिटी 3 साल या उससे ज्यादा की, जिसकी मैच्योरिटी से 3 साल या उसके ज्यादा की, वो सीआरआर एसएलआर में नहीं आता। और सर सीआरआर एसएलआर के अंदर अपन को पता है कि जो भी अपन को अमाउंट लेना होता है, अगर कोई फॉरेन का अमाउंट है उसको अपन को आईएनआर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक बात है। तो सर कोई भी अमाउंट यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो वगैरह के अंदर है, तो आरबीआई की रेफरेंस रेट लेके उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो। पर सर अगर इनके अलावा कोई है यूएसडी, जेबीपी, जेपीवाई, यूरो, तो एक काम करो, कोई जैसे दूसरा अमाउंट है, लेट्स से सीफा चलता है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में सीफा चलता है, तो सीफा में तो आपको क्या करना है, पहले न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट लो, न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट से लेके उसको यूएसडी में कन्वर्ट करो, सीफा को न्यूयॉर्क एक्सचेंज से यूएसडी में कन्वर्ट करो, फिर जैसे यूएसडी हो गया, यूएसडी को आप आरबीआई रेफरेंस रेट से आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, तो पहले आपको यूएसडी में कन्वर्ट करना है, फिर यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर कोई भी ऐसी एक्सचेंज रेट है जो अपने पास नहीं है आरबीआई रेफरेंस रेट, तो जैसे अदर करेंसी के लिए तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट यूज लेके पहले यूएसडी में कर लो, फिर यूएसडी से आईएनआर में आप कर लेना, ठीक है। फिर सर एक एसएमए होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, जो अपन को पता है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 0 क्या होता है सर, एसएमए 0 होता है जो भी लोन ओवरड्यू हो चुका है 0 से 30 डेज के लिए, और सर 0 से 30 डेज के लिए। और सर एसएमए 1 क्या होता है, जो 30 से 60 डेज तक के लिए ओवरड्यू हो चुका है। फिर एसएमए 2 क्या होता है, जो 60 से 90 डेज तक के लिए ओवरड्यू हो चुका है, 60 से 90 डेज के लिए ओवरड्यू हो चुका है, ठीक है ना। और सर जैसे 90 डेज से ऊपर जाता है फिर क्या हो जाता है, वो एनपीए हो जाता है। तो एसएमए 0 से 30 डेज का होता है, एसएमए 1 30 से 60 डेज होता है, एसएमए 2 60 से 90 डेज होता है, ठीक है। और जैसे 90 डेज से ऊपर गया फिर क्या हो जाता है, वो एनपीए हो जाता है।
और एनपीए सेल के लिए सर कुछ कंडीशन दी थी, आप एनपीए तभी सेल कर सकते हो जब एटलीस्ट 2 साल तक आपकी बुक्स के अंदर पड़ा हो। जब तक 2 साल तक आपकी बुक्स में नहीं पड़ा वो आप उस एनपीए को सेल नहीं कर सकते। और जिस बंदे ने खरीदा वो वापस उसको रीसेल कब कर सकता है? 15 महीने बाद रीसेल कर सकता है, 15 महीने बाद रीसेल कर सकता है। और एनपीए अगर आप किसी भी बैंक से एनपीए परचेस कर रहे हो, आपने एनपीए परचेस करा तो उसको 100% रिस्क वेट देना है, उसको 100% रिस्क वेट देना है। जो टायर 1 टायर 2 कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते अपन सीआरआर रेशियो, उसमें 100% रिस्क वेटेज देना है। बाकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हाफ ईयरली रिव्यू करना है वो ठीक है। एग्रीकल्चर आपने कोई एडवांस दिया है तो एग्रीकल्चर एडवांस में एनपीए कैसे कैलकुलेट करता है सर? अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो अपन देखेंगे 2 सीजन तक का उसको टाइम देंगे, 2 सीजन में भी उसने अगर रिपे नहीं करा तो एनपीए है। और लॉन्ग टर्म क्रॉप है अगर उसने 1 सीजन का टाइम देंगे, 1 सीजन में रिपे नहीं करा तो एनपीए है। टायर 1 टायर 2 कैपिटल यहां पर भी होता है, जैसे अपन एनबीएफसी में देखा था। एनबीएफसी में क्या देखा था सर? टायर 1 प्लस टायर 2 कितना होना चाहिए? वो सर 15% होना चाहिए। और सर अपने टायर 1 का कितना रेशियो होना चाहिए? टायर 1 का सर वो 10% होना चाहिए। पर अगर वही गोल्ड वाला टायर 1 की बात होती तो 12% होता, गोल्ड वाले टायर 1 की बात होती तो 12% होता। यहां पर कितना है सर? यहां पर दिया है मिनिमम सीआरआर, अगर पब्लिक बैंक है तो 9%, प्राइवेट बैंक है तो 10%। पब्लिक बैंक है तो 9%, प्राइवेट बैंक है तो 10%। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसके अंदर इतनी डिटेल में नहीं दिया। टायर 1 टायर 2 क्या होता है इसमें डिटेल में नहीं दिया। इसमें बोला कि शेयर कैपिटल प्लस जो भी डिस्क्लोज्ड रिजर्व है वो, और हाई क्वालिटी की कैपिटल, बैंक की हाई क्वालिटी की कैपिटल। और टायर 2 क्या होते हैं? कुछ सर्टेन टाइप ऑफ रिजर्व और सर्टेन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट डेट। ठीक है, इतना ही दिया, यहां पर ज्यादा नहीं दिया। कॉन्करेंट ऑडिटर के लिए बोला है कि कॉन्करेंट ऑडिट किस किस ब्रांच की करनी है? एटलीस्ट उन ब्रांच की आपको करनी है कि आपका 50% रिस्क और 50% डिपॉजिट चेक हो जाए। 50% रिस्क और 50% डिपॉजिट आपकी चेक हो जाए, एटलीस्ट उन सारे ब्रांचेस की करनी है। और आपने जो सिस्टम लगा रखा है अपने बैंक के अंदर, जो आपने कॉन्करेंट ऑडिट का सिस्टम लगा रखा है कि इस जगह की कॉन्करेंट ऑडिट करनी है, ये चेक करना है, ये चेक नहीं करना, वो पूरा सिस्टम वंस इन ईयर आपको चेक करना है। वंस ईयर आपको एक बार चेक करना है, वंस इन ईयर आपको चेक करना है। और आपको जो भी कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है उसका क्वार्टरली रिव्यू आपको ऑडिट कमेटी बोर्ड को देना है, कि जो भी कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, कि जो भी आपकी रिपोर्ट करनी है वो आपको क्वार्टरली बताना है ऑडिट कमेटी बोर्ड को। कॉन्करेंट ऑडिटर आप इंटरनल भी रख सकते हो, एक्सटर्नल भी रख सकते हो। कॉन्करेंट ऑडिटर आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रख सकते हो, ठीक है। जो बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर होता है, कॉन्करेंट ऑडिटर जो भी है बैंक का, वो कॉन्करेंट ऑडिटर या तो वो बैंक खुद का एम्प्लॉय वगैरह रख सकती है या फिर कोई एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर को ला सकती है। तो सर एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर को लाती है ना, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट दी हुई है कि एक बैंक, लेट्स से एसबीआई बैंक है, वो एसबीआई बैंक के पूरा का पूरा वो मैक्सिमम एक कॉन्करेंट ऑडिटर को एक बार 5 साल तक का ही मैक्सिमम अपॉइंटमेंट दे सकती है। मतलब उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 साल तक का ही उसको कंटिन्यूस बेसिस पे वो उसकी कॉन्करेंट ऑडिट कर सकता है कोई एक्सटर्नल ऑडिटर। और यही उस बैंक के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस होती है। एसबीआई बैंक की ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस है। किसी भी एक ब्रांच की ऑडिट वो मैक्सिमम 3 ईयर तक ही कर सकता है। किसी भी एक ब्रांच की ऑडिट वो मैक्सिमम कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक ही कर सकता है। 3 ईयर कंटिन्यूस होने के बाद उसको एक बार कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। मतलब उसके बाद 3 साल इसकी कर ले, 1 साल इसकी कर ले, 1 साल इसकी कर ले, मतलब ऐसे 5 साल जो भी है टोटल वो अलग अलग ब्रांचेस में बांट सकता है, पर मैक्सिमम एक ब्रांच पे 3 साल ही कर सकता है। ठीक है ना, ये हो गया। और बाकी ट्रेजरी ट्रांजेक्शन का उसको रिव्यू करना पड़ेगा, कॉन्करेंट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को ट्रेजरी ट्रांजेक्शन का रिव्यू करना पड़ेगा। और हर महीने उसको रिपोर्ट सीएमडी को देनी होगी। वो ट्रेजरी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट उसको हर महीने सीएमडी को देनी पड़ेगी, आरबीआई को नहीं देनी, आरबीआई को नहीं देनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए अपने बैंक ऑडिट के। फिर सर आखिरी बचा अपने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कौन कौन से अपने न्यूमेरिकल लिमिट्स है। सर नोक्लार एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले बोलते हैं कि सर जो भी अगर बंदा ऑडिट कर रहा है उसकी, मतलब पब्लिक ऑडिट वगैरह कर रहा है, तो ऑडिट के केस के अंदर सर अगर उसके शेयर लिस्टेड है इंडिया के अंदर, शेयर लिस्टेड इंडिया में, प्लस उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ है उससे ज्यादा है, 250 करोड़ है उससे ज्यादा है, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो उस पर नोकलार लग जाता है। एक तो शेयर्स लिस्टेड है इंडिया के अंदर, शेयर लिस्टेड इंडिया में, प्लस दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, प्लस उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस पर नोकलार लग जाता है। सर एफसीए क्या होता है? फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? सर फेलो मेंबर उसको बोलते हैं जो एसीए 5 साल तक रहे, जो एसीए 5 साल तक रहे, मतलब 5 साल से जो एसीए प्रैक्टिस कर रहा हो, एटलीस्ट 5 साल से, वो एफसीए होगा। अगर कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है फिर भी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है, तो उस पे अपन पहली बार में तो 1000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं, और उसके बाद भी अगर सब्सिक्वेंटली वो ऐसा कर रहा है तो 5000 तक का फाइन या फिर 6 महीने की जेल, 6 महीने तक की जेल, 5000 तक का फाइन या फिर 6 महीने तक की जेल, या फिर दोनों। सीओपी की फीस कब तक देनी होती है सर? जनरली 30 सितंबर ऑफ रिलेवेंट ईयर तक आपको सीओपी की फीस देनी होती है। ब्रांच के अंदर आपको पता है कि कोई भी नई ब्रांच खोल रहे हो तो सेपरेट इंचार्ज वहां पर चाहिए होता है, एक सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ब्रांच पे रखना होता है। तो वो सेपरेट इंचार्ज अपन ने उस ब्रांच पे रखा है, वो
कब मानेंगे कि अपन ने सेपरेट इंचार्ज रखा है? जब वो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन ने रखा है वो एटलीस्ट 182 डेज, मतलब वहां पर एक्टिवली एसोसिएट होना चाहिए। एक्टिवली एसोसिएट मतलब क्या होगा उस सेपरेट ब्रांच में? 182 डेज, या तो वो उस जगह पर, जिस जगह ब्रांच है वहां पर रिसाइड कर रहा है, उस सिटी में रिसाइड कर रहा है, या फिर ब्रांच को जा रहा है, ब्रांच को विजिट कर रहा है, एटलीस्ट 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज इन अ ईयर। या तो वो वहां पर रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, या फिर वो अटेंड कर रहा है, उस ऑफिस को अटेंड कर रहा है 182 डेज। हिली एरिया के अंदर, आप हिली एरिया से नीचे, कभी बारिश वगैरह के सर्दी के सीजन में आप क्या करते हो, हिली एरिया से नीचे एक टेम्परेरी ऑफिस खोल लेते हो, पर वो टेम्परेरी ऑफिस आप मैक्सिमम 3 महीने तक ही खोल सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। 3 महीने से ज्यादा का आप टेम्परेरी ऑफिस नहीं खोल सकते। और ये जो आप सेकंड ऑफिस खोल रहे हो, सेकंड ऑफिस, उस सेकंड ऑफिस के अंदर आपको ध्यान रखना हो, सेकंड ऑफिस अगर का एग्जाम्पशन कब मिलता है कि आप सेकंड ऑफिस कब खोल सकते हो? जब वो ऑफिस सेम प्रीमाइसेस में हो, या फिर सेम सिटी के अंदर हो, या फिर 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द सिटी। अभी मैं अभी नहीं समझाने जाऊंगा म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द सिटी वाला, ये अपन ने डिटेल में डिस्कस करे हुए, अभी बस एक बार रिवीजन चल रहा है फटाफट वाला। तो 50 किलोमीटर की लिमिट होती है। कभी भी आप कोई भी ब्रांच खोल रहे हो या बंद कर रहे हो तो विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ब्रांच आपको आईसीआई को इंटीमेट करना है। विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ब्रांच आपको आईसीआई को इंटीमेट करना है, ठीक है ना? तो कोई भी ब्रांच ओपन या क्लोज कर रहे हो आप। और सर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या क्या होगी सर? अगर फर्स्ट शेड्यूल में आपने क्राइम कराया, मतलब गिल्टी हो, या फिर सेकंड शेड्यूल में आप गिल्टी हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसको सजा देगा, सेकंड शेड्यूल में हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी देगा। फर्स्ट शेड्यूल में तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन देगा, सेकंड शेड्यूल में हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी देगा। उस केस में फर्स्ट शेड्यूल में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या दे सकता है सर? रिप्रीमांड कर सकता है, या फिर 3 महीने तक का मेंबर का नाम हटा सकता है। 3 महीने तक मेंबर का नाम रजिस्टर से हटा सकता है, या फिर 1 लाख तक का फाइन। 1 लाख तक का फाइन, 3 महीने मेंबर का नाम हटाना, 1 लाख तक का फाइन। 3 महीने मेंबर का नाम हटाना और 1 लाख तक का फाइन। 3 महीने मेंबर का नाम हटाना, 1 लाख तक का फाइन। और अगर ये डिसिप्लिनरी कमेटी का कर रहा है तो परमानेंटली मेंबर का नाम हटा सकता है, या फिर 5 लाख तक का फाइन, या फिर 5 लाख तक का फाइन। परमानेंटली हटा सकता है या 5 लाख तक का फाइन। और यही वो बंदा अपील करने जा सकता है 90 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज के अंदर अंदर वो बंदा अपील करने जा सकता है, वो अपील करने जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी पे 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है? ये हो सकता है। फिर उसके बाद सर अपन ने पढ़ा हुआ है सर क्लोज टू शेड्यूल ऑन पार्ट 1 के अंदर सर वो अपनी गुडविल शेयर कर सकता है ना, शेयर कमीशन वगैरह शेयर करता है ना, अपनी फीस कमीशन वगैरह शेयर करता है। उसमें अगर वो प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी, अपनी जो प्रोप्राइटर फर्म है वो बेच सकता है लमसम कंसीडरेशन में, पर कब? केवल विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, फर्स्ट ईयर डेथ जब उसकी फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही बेच सकता है, उसके बाद नहीं बेच सकता। यही सर क्लोज 3 बोलता है सर, क्लोज 3 शेड्यूल ऑन पार्ट 1 उसके अंदर कि ये शेड्यूल 2 में जाएगा ना, ये वाला तो शेड्यूल 2 में जाएगा ये वाला, ठीक है? चलो छोड़ो, शेड्यूल 2 के अंदर कर लेना उसको, ठीक है? पर कुल मिला के ऐसा होता है कि डायरेक्टर, अगर एक बार कोई आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, लेट्स से मैं रिलायंस का डायरेक्टर था, मैं रिलायंस का डायरेक्टर था, तो मैं अगर रिलायंस के डायरेक्टर से मैंने रिजाइन करा, अब मैं रिलायंस का ऑडिटर बनना चाहता हूं, अब मैं रिलायंस का ऑडिटर बनना चाहता हूं, तो आपको 2 ईयर का कूलिंग पीरियड लेना होगा। जैसे आपने डायरेक्टर से रिजाइन करा उसके बाद 2 साल रुको, उसके बाद आप रिलायंस के ऑडिटर बन सकते हो, उसके बाद आप रिलायंस के ऑडिटर बन सकते हो। मैक्सिमम टीचिंग आवर्स सर एक वीक के अंदर 25 आवर्स आईसीआई अलाउ करता है जनरली। टैक्स ऑडिट सर 60 ऑडिट पर पार्टनर की लिमिट होती है, तो अगर 3 पार्टनर है तो 16:3 कर लेना सर। वैसे अगर नॉर्मल कंपनीज ऑडिट की बात करें, नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी अदर कंपनी है, उनकी कितनी ऑडिट हो सकती है? उनकी 30 ऑडिट, उनकी 30 ऑडिट बोलता है इसे। पर ये अगर कंपनीज एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट मैक्सिमम 20 ऑडिट ही बोलता है, तो कंपनीज के केस में मैक्सिमम अपन को 20 ऑडिट माननी पड़ेगी सर। उसके बाद आपको कुछ आईसीआई को रिपोर्टिंग करनी होती है कि अगर आपको कोई मेजर पोर्शन ऑफ फीस किसी सिंगल क्लाइंट से मिल रहा है तो आपको आईसीआई को रिपोर्टिंग करनी होती है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव 2 सालों तक अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव 2 सालों तक अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको आईसीआई को रिपोर्ट करना है। आईसीआई को रिपोर्ट करना है, कब करना है सर? अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है या नहीं है। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो आपको, अगर आपकी फीस 20% ऑफ टोटल फीस ऑफ फर्म तक है, आपकी फीस 20% ऑफ टोटल फीस, कि मतलब लेट्स से जो रिलायंस का ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, और ये मेरी फर्म है लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, सीए फर्म है, ये सीए फर्म है, तो जो मेरे को रिलायंस से जो फीस मिल रही है ना, रिलायंस से जो फीस मिल रही है वो मेरी पूरी फर्म की जितनी भी टोटल फीस है, जहां जहां से भी जैसे जैसे भी आ रही है, उस टोटल फीस का 20%, उस टोटल फीस का 20% तो मुझे रिलायंस से आ रहा है, उस टोटल फीस का 20% तो मुझे रिलायंस से आ रहा है, तो मुझे रिपोर्टिंग करनी है। अगर लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगर ऐसी ये लिमिट क्रॉस हो रही है तो, ठीक है? और ये अगर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती है, मतलब लिस्टेड नहीं होती, एक तरह से लिस्टेड नहीं, नॉन लिस्टेड कंपनी, तो 40%। तो अगर मुझे रिलायंस से 40% आ रहा होता, अगर रिलायंस लिस्टेड नहीं होती तो मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी तो 20%, अगर मुझे मेरी फर्म की टोटल फीस का 20% रिलायंस से मिल रहा है तो रिपोर्ट करना है। और ये अगर नॉन लिस्टेड कंपनी होती, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती तो 40% वाली। पर एग्जाम्पशन होता है कि मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी अगर मेरी फर्म की पूरी टोटल फीस ही 20 लाख तक की है, मेरी फर्म की टोटल फीस ही पूरी की पूरी 20 लाख तक की है, तो मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है सर। सिक यूनिट क्या होती है? जो 5 साल से कम रजिस्टर है, 5 साल से कम रजिस्टर हुआ है और उसका किसी भी साल अक्यूमुलेटेड लॉस, हर साल मतलब एक तरह से अक्यूमुलेटेड लॉस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंटायर नेटवर्थ।
accumulated loss is greater than equal to entire net worth। और सर मेरी कभी भी अदर फीस ग्रेटर नहीं हो सकती स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस से। ये अपन ने पूरी में डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, पर आपको पता होगा कि कभी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके अंदर आप कोई अदर असाइनमेंट भी कर रहे हो, अदर असाइनमेंट भी कर रहे हो, तो अदर फीस शैल नॉट बी ग्रेटर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस। अदर फीस शैल नॉट बी ग्रेटर देन स्टैट्यूटरी, कि मैं रिलायंस का कोई अदर काम भी कर रहा हूं और रिलायंस का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर रहा हूं, तो जो रिलायंस की जो मेरे को अदर फीस मिल रही है शैल नॉट बी ग्रेटर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस। तो ये किस किस कंपनी पे लगता है ये वाला सर? जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी, या फिर कोई पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है वो। अब ऑडिटर कितना लोन वगैरह ले सकता है, कितना इंडेटनेस हो सकता है सर किसी भी कंपनी से? सर सिंपल है कि ऑडिटर जनरली, आईसीआई ने लिमिट दी है कि 1 लाख तक, आईसीआई ने क्या बोला है सर, 1 लाख तक का लोन आईसीआई अगर लेके बैठा है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके बैठा है, कोई भी इंडेटनेस लेके बैठा है क्लाइंट से, तो भी उसकी ऑडिट कर सकता है, मतलब 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। पर ये जो कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट 5 लाख का बोलता है कि 5 लाख तक अलाउ है, तो कंपनीज के केस में 5 लाख आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेटवर्क फर्म के केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेटवर्क फर्म पार्टनरशिप के फॉर्म में बना रहे हो, तो एक पार्टनर, एक मैक्सिमम नेटवर्क के अंदर 20 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते, 20 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते, और एक फर्म केवल एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर पाएगी, एक फर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर पाएगी। आपको अगर आपके नेटवर्क का नाम अप्रूव कराना है तो फॉर्म ए के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म ए में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और आईसीआई उसको 30 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, आईसीआई उसको 30 दिन में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद अगर आईसीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो 3 महीने तक वो आपका नाम रिजर्व रखेगी फॉर्म बी में, 3 महीने तक वो आपका नाम रिजर्व रखेगी फॉर्म बी के अंदर। और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपकी मतलब कोई भी नेटवर्क फर्म के अंदर कोई भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो आपको फॉर्म सी के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आईसीआई को बता देना है। यही आपकी अगर आउटसाइड इंडिया, अगर आप नेटवर्क बना रहे हो, कोई आउटसाइड इंडिया वाले से कोई पार्टनरशिप कर रहे हो नेटवर्क के लिए, तो आपको फॉर्म डी के अंदर बता देना है विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। तो ये आपकी जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी ऑडिट की, सीए फाइनल ऑडिट के लिए, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन, चलो टाटा बाय।